बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह जो करंट टॉपिक है के चैप्टर हमारा जो है वो है फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग को हम डील करेंगे और हर किस्म की जो है ना स्टडी हो, चाहे ऑपरेशन मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, सेल्स मैनेजमेंट है, सभी का ये जो है ना पार्ट है। ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेके एवरीवेयर मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स में भी, ठीक है। फोरकास्टिंग एक्चुअली क्या है? प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर सेल इसको आप कह लें, और प्रोजेक्शन या एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर सेल कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कितने की सेल करेगी विथ रेस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक, सच एज वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली, कितने की वो फोरकास्ट उसने की है कि हाँ इतने नंबर ऑफ यूनिट्स, या इन टर्म ऑफ रुपी, इन टर्म ऑफ डॉलर, इतने की सेल इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम पे हम ये अटेंड या अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो यूजुअली फोरकास्टिंग को जो है ना एवरी एक्सपेक्ट, एवरी डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में डील किया जाता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और हम इसको वन बाय वन इंशाल्लाह डील करेंगे, ठीक है। जो इसके मेथड्स हैं, फोरकास्टिंग से रिलेटेड जितने जो है ना एक्सपर्ट्स हैं उनको भी डील करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड से गो थ्रू करते हैं। की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस चैप्टर के? देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, आइडेंटिफाई प्रिंसिपल्स ऑफ फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग करने वाले को कुछ बेसिक रूल्स, इथिक्स, गाइडलाइंस जिसको आप कह लें, एवरीवेयर उसको अपने माइंड में रखना पड़ता है कि हाँ जी ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है, ठीक है। और फिर इस फ्यूचर प्रेडिक्शन में वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स हैं, उन सारी बातों को, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, एवरी सिचुएशंस को ऑन अकाउंट इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, परचेजिंग पावर पैरिटी, सारी चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती हैं। तो अप टू व्हाट एक्सटेंट के प्रेडिक्शन या गैसेस, फिर उसकी अपनी स्किल्स, वो सारी चीज़ें, ये वो की प्रिंसिपल्स हैं। आइडेंटिफाई प्रिंसिपल्स ऑफ फोरकास्टिंग, की प्रिंसिपल्स को इस स्लाइड में डील किया जाएगा इंशाल्लाह जब हम आगे इसको गो थ्रू करेंगे। एक्सप्लेन दी स्टेप्स इन दी फोरकास्टिंग प्रोसेस, वो क्या स्टेप्स हैं, मेजर्स हैं फोरकास्टिंग प्रोसेस के लिए, कौन कौन से फेजेस हैं और वो किस तरीके से प्लेस किए जा रहे हैं। फोरकास्टिंग से पहले क्या चीज़ें चाहिए आपको? डेटा चाहिए आपको, डेटा नहीं है तो फिर मार्केट और सिचुएशनल कंडीशंस पूरी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद फिर थर्ड एस्पेक्ट हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग मेथड। हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, फोरकास्टिंग के कौन कौन से तरीके हैं और उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। कॉमनली आपको पता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ब्रॉड वे में, फिर इनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं दीगर कैटेगरीज में, जिसको हम इंशाल्लाह डील करेंगे। डिस्क्राइब द टाइम सीरीज एंड काउजल मॉडल, दोनों डील करेंगे। टाइम सीरीज और काउजल मॉडल ये क्या होते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। सीजनल, नॉन सीजनल क्या होता है, सारा कुछ वो भी इंशाल्लाह आगे स्लाइड्स में हम डील करेंगे। In continuation of objectives or learning objective of this chapter, generate forecast for data with different patterns, level, trend, seasonality and cyclical है। तो ये वो सारे हमारे पास पैटर्न हैं जिनका हम ख्याल रखते हैं, ठीक है। और फिर डाटा को हम इन्हीं चीज़ों में रखते हुए सोच रहे होते हैं और गो थ्रू कर रहे होते हैं। जैसे लेवल ऑफ डाटा हमारे पास किस हद तक है, किस किस डायरेक्शंस में है, किस किस डायमेंशंस में है, वो सारा कुछ। लेवल ऑफ डाटा की फिर अपनी खुद की क्या एक्यूरेसी है, फिर वो जो फोरकास्टर है उसकी स्किल्स एंड अदर कितना मैटर कर रहे होते हैं। ट्रेंड, ट्रेंड से मुराद ये कि आप कह लें हिस्टोरिकल या पास्ट डाटा। एग्जैक्टली लेवल ऑफ डाटा भी कुछ यही है, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने ज़्यादा से ज़्यादा हैं उतनी अच्छी एवरेजेस आएंगी, ठीक है। और फिर उसी मीन को लेके ना तो मीन डेविएशंस के थ्रू हम पता करते हैं कि हाँ जी फ्यूचर हमारा क्या किस हद तक जो है ना डेविएट कर सकता है। सीजनलिटी है, सीजनल नॉन सीजनल इम्पैक्ट है,
वो किस हद तक प्रेडिक्शन और फ्यूचर सेल को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, किन किन कैटेगरीज नेचर ऑफ प्रोडक्ट में कर रहा होता है, वो सारा कुछ सीजनलिटी में डील किया जाता है। फिर रिपीट और साइक्लिक फॉर्म है, जिसको आप कहते हैं कि जी साइक्लिकल सिचुएशन है सारी की सारी, जो सीजनल से थोड़ा मुख्तलिफ, ठीक है, कि ये साइकिल इस तरीके जब आप गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह तो इसको भी डील कर लेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब काजल मॉडलिंग यूजिंग लीनियर रेग्रेशन मॉडल, ठीक है, और काज एंड इफेक्ट एनालिसिस, व्हाट काजेस, और फिर उस काजेस का क्या इफेक्ट होता है, जब कह लें मार्केट फैक्टर एक तरीके का, ठीक है। काजल मॉडलिंग से मुराद मार्केट फैक्टर है। और की मॉडलिंग है, जब आप इसको भी इंशाल्लाह देखेंगे, वो अगर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन वाली याद हो, y = a+bx, पूरा इसी पे बेस कर रहा है लीनियर मॉडल, ठीक है। और फिर उसमें आपने देखा कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट को जो है ना, अगर हम स्विच कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो उसका डिपेंडेंट पे क्या इम्पैक्ट है, वो सारा कुछ तो काजल मॉडलिंग में डील। कंप्यूट फोरकास्टिंग, फोरकास्ट एक्यूरेसी है, कितने हद तक हम उसको प्रिडिक्शन को जो है ना एक्यूरेट मान सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बिजनेस का फर्दर सबसिक्वेंट फेजेस सच एज ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, और फिर इसी तरीके से जो है ना वो सारी HR प्लानिंग, टेक्नोलॉजी प्लानिंग, प्रेमिसेस कितना बड़ा हो, कितने यूरो, वो सारा कुछ आप सोचें तो ये फोरकास्ट सेट करता है। इसके अलावा एक्सप्लेन हाउ फोरकास्टिंग मॉडल शुड बी सिलेक्टेड, किस मॉडल पे जाना है, कैसे सिलेक्ट करना है, डिपेंड है ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन, कंस्ट्रेन, कंडीशनल है, ठीक है, कि कंडीशन के हिसाब से उसको पता लगे कि हाँ जी उसके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट फिट है। डेटा है तो फिर वो डेफिनेटली क्वांटिटेटिव टेक्निक की तरफ जाती है, अगर उसके पास पास्ट डेटा नहीं है, दीगर इश्यूज हैं, तो फिर उसको क्वालिटेटिव मेथड को ऑप्ट करना पड़ता है। देखिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फोरकास्टिंग क्या है हमारे पास, तो मेनी टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल्स दैट डिफर इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड अमाउंट ऑफ डेटा। फोरकास्टिंग मॉडल हमारे पास में हमने जैसे पहले भी डील किया कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों किस्म के मॉडल मौजूद हैं, ठीक है। और उन सारे मॉडल्स का बेस हमारे पास क्या होता है कि हाँ जी वो न्यूमेरिक है, अगर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरिक है, ठीक है, तो उसका फार्मूला, डेविएशन, डाटा, अमाउंट, ठीक है, वे जनरेट फोरकास्ट के किस तरीके से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, अपने इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ फोरकास्टिंग में अगर आप कह लें तो डेटा वेरी कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल सिचुएशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कंसिडरेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल पर्टिकुलर कंसिडरेशन है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट, सर्विसेज, फिर इनकी जो ट्रिकी नेचर्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। और हमारे पास बिलियंस ऑफ ऑफर हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं दीगर, ठीक है, फिर कॉन्टिनेंट्स में कंट्रीज़ हैं, फिर वहाँ पे अपने अपने कंस्ट्रेन हैं, ठीक है। तो मेनी टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल दैट डिफर इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड अमाउंट ऑफ डाटा, कि हाँ जी कितना डाटा है या डाटा नहीं है, स्टैटिस्टिकल या पास डाटा मौजूद है, पास डाटा मौजूद नहीं है, ठीक है। एंड वे दे जनरेट फोरकास्ट, ठीक है, और किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं फोरकास्टिंग के लिए, नहीं उसकी फोरकास्टर की स्किल्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरी फोरकास्टर मस्ट शुड बी कीप इन माइंड, उसको ये बातें जहन में रखनी है कि फोरकास्ट आर रियरली परफेक्ट, प्रेडिक्शन है, फ्यूचर है, प्रोजेक्शन है, बहुत मुश्किल है कि जो है ना तो ये परफेक्ट हो, एब्सोल्यूट हो, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी फोरकास्टर मस्ट कीप इन माइंड कि जी एरर तो आना ही है, डेविएशन तो आना ही है, उसको मैनेज करना है कि डेविएशन जो है ना तो बिल्कुल लोअर साइड पे हो, लीस्ट हो। देन फोरकास्ट आर मोर एक्यूरेट फॉर ग्रुप डाटा, अगर आपने उसको ग्रुपिंग कर दीजिए ना, ग्रुप डाटा जैसे होता है हमारे पास, हाँ, एक तो हमारे वेग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं जिसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। ग्रुप डाटा इन टर्म ऑफ व्हाट की एक सीक्वेंस है, हमने एक लेवल बना दिया 0 से 5, ठीक है, जिसको आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, या क्लास बाउंड्रीज अगर आपने बना दी तो वो ग्रुप डाटा हो जाता है, ठीक है। क्या आपने कहा अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, इस तरीके से फोरकास्ट आर मोर एक्यूरेट फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। कि आप उस डाटा की जो अगर आप ग्रुप के थ्रू आप कर रहे हैं, ठीक है,
और आपने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी उस तरीके से, और फिर आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आप बहुत सारे एवरेजेस का आपने एवरेज ले लिया ना एक तरीके से, तो वो ज़रा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अच्छा, फोरकास्ट आर मोर एक्यूरेट फॉर शॉर्टर। अच्छा जी, अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप करें तो यूजुअली ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये वो आसानी से हो जाता है। जो आप बहुत नियर डियर टाइम पीरियड यानी फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए आप कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत जो है वो आपकी प्रिडिक्शन बहुत हद तक अचीव हो जाती है कि हाँ जी ये हमने किया था और ये रिजल्ट्स आए हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह अगर आप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करें तो ज़ाहिर है फिर इन्वायरमेंटल सिचुएशन कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं, तो उसमें फिर इतना स्पेसिफिक या परफेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा होता, एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है ज़्यादातर जितना शॉर्ट पॉसिबल हो उतना कर ले, मगर फिर इतने शॉर्ट पॉसिबल में फिर उसको वो अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन 1 मंथ की बात करे और उसके पास सप्लाईज इंपोर्ट की भी हैं तो फिर तो प्रॉब्लम रहेगी ना उसके लिए, ठीक है। 15 डेज़ की बात करेगी और फिर अगर इंपोर्ट का लीड टाइम ही 3 मंथ्स का है तो वो कैसे हैंडल करेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने अपने कंस्ट्रेंट को भी, ठीक है, अपने इश्यूज़ को भी देख के चलना पड़ता है, ठीक है। गो के वो हो सकता है कि शॉर्ट रन में बहुत अच्छा हो, फिर ऑर्गेनाइज करें, फिर रीडिफाइन करें, फिर वो सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ फोरकास्टिंग में आपके पास रियली परफेक्ट है, डेविएशन आना ही आना है। ग्रुप डाटा अगर आप करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन टर्म ऑफ ग्रुप्स कि आपने कहा अच्छा जी सच एज, अगर आप यहाँ फोरकास्टिंग में अगर आप देखें और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप डील करें तो आपने कहा अच्छा जी मैंने लास्ट डाटा इन टर्म ऑफ ईयर्स, हाँ, और कहा कि ईयर 2015 2016 2015 की बात करें अगर ईयर की तो वी हैव अ 12 मंथ ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो गया इन टर्म ऑफ ग्रुप और उसका मैंने एवरेज ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से 2016 विद 12 मंथ, ठीक है, या इन अ मंथ वी हैव 365 डेज, ठीक है। तो वो ऑलरेडी वो जो मंथली क्वार्टरली वीकली जो आप बात कर रहे हैं ना वो ग्रुप की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे तो वो मंथली पे चल रहा होता है। अच्छा यार इस क्वार्टर दीगर आप जो है ना दीगर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को देखें, ठीक है, जो इतने सारे काम कर रहे हैं, आईएमएस डाटा है, दीगर डाटा है, ठीक है, बीएमआई डाटा है, वो सारा कुछ, तो वो क्वार्टर रिपोर्ट देते हैं अपनी 3 मंथ्स की, फिर एनुअल पे रिव्यू कर रहे होते हैं कि हाँ जी इस क्वार्टर में ये इसने सुपरसीड कर लिया, एनुअल में ये रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। तो वो सारा कुछ तो ऑलमोस्ट वो ग्रुप की फॉर्म में ही हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि इसको ग्रुप की फॉर्म में रखें, वीकली मंथली वो सारी चीज़ों में ऑर्गेनाइज करें। और यूजुअली आप ऐसे ही कर रहे होते हैं, मंथ वाइज कर रहे होते हैं, जैन से लेके दिसंबर तक, ठीक है। अच्छा, फोरकास्ट आर मोर एक्यूरेट फॉर शॉर्ट, अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है तो यूजुअली ये ऑब्जर्व है, ठीक है, कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फिर भी एक्यूरेट हो सकता है कुछ हद तक, अप टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। पहला पॉइंट ही है कि रियली परफेक्ट, और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए तो फिर उसमें डेविएशंस भी बढ़ती चली जाएगी। देखिए दी की एक्सपेक्ट्स है टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग मेथड्स, ठीक है, और इस की एक्सपेक्ट्स को टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग मेथड को इस स्लाइड में डील किया गया। डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी फोरकास्ट, ठीक है, किन चीज़ों को आप फोरकास्ट करने के लिए जा रहे हैं। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन अपने गुड्स एंड सर्विसेज के मुताबिक नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, सर्विसेज है तो कितने लोगों को सर्व करना है, ठीक है। तो उसी के साथ फिर की पॉइंट्स है द लेवल ऑफ डिटेल कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है, ठीक है। सच एज वी हैव वैरायटी, बहुत सारे डायमेंशंस में लेवल ऑफ डिटेल हो सकता है एग्जिस्टिंग बिजनेस हो तो मेरे पास पास्ट स्टैटिस्टिकल ट्रेंड, ठीक है, मौजूद मेरे पास उसका सीजनल इम्पैक्ट मौजूद ठीक है। हो सकता है मैं बिल्कुल किसी न्यू पाथ पे चल पड़ा, ठीक है, तो फिर मैं देखता हूँ अच्छा जी सब्सिट्यूट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, नंबर ऑफ फुटफॉल है, रेसिडेंशियल होम्स है, ये सारी जो है ना तो लेवल्स ऑफ डिटेल कि कितनी मुझे किस हद तक चाहिए, मैं फोरकास्ट करने के लिए जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरे हाथ
एंड ऑन हो, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो मेरे पास हो जिसको बेस करके मैं फोरकास्ट करूँ, ठीक है। इसी तरीके से द यूनिट ऑफ एनालिसिस मेरा क्या होगा, यूनिट ऑफ एनालिसिस इन टर्म ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस, कितने प्रोड्यूस करने, नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड, कितने सेल करने हैं, ठीक है। उसके मुताबिक बनेगा, अच्छा जी, यूनिट ऑफ एनालिसिस इन टर्म ऑफ रुपी, एब्सोल्यूट रुपी या करेंसी टर्म में आ गया। टाइम होराइजन, ठीक है, कितने टाइम पीरियड तक मैं उसको प्रिडिक्ट करने के लिए जा रहा हूँ, टू व्हाट एक्सटेंट, कितने दिन की फोरकास्ट करनी है। कोई वेजिटेबल वाले को देखें, कोई फ्रूट वाले को देखें, जो पेरिशेबल आइटम में काम करते हैं, डे टू डे फोरकास्ट करते हैं कि कल के हिसाब से इसको सेट करना है हमने कि कल की क्या फोरकास्ट होगी। इसी तरह लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर को देखें तो दे हैव ऑलरेडी एनुअली फोरकास्ट की जा रही होती है। पेरिशेबिलिटी में ये होता है कि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम होती है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बड़ी होती है, वहाँ उनके पास मार्जिन होता है 3 to 5 ईयर्स, सम टाइम दे हैव व्हाट 10 ईयर्स, इतना भी मौजूद होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि टाइम होराइजन में रहते हुए काम करना। देन नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो इवेलुएट एंड एनालाइज एप्रोप्रिएट डाटा, ठीक है। अब आप इवेलुएट करें कि हाँ जी, ये जो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है, लेवल ऑफ डिटेल है, वाकई वो इतना वेल इनफ है कि हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको इवेलुएट करना है कि हाँ जी, इनमें से कौन सा बेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास अल्टरनेटिव है जिसको हम लेके चलें। नई कंपनी है, हमने कहा अच्छा जी लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंशियल होम्स, हाँ। इसके अलावा टारगेट मार्केट की दीगर, नंबर ऑफ फुटफॉल, फुट ट्रैफिक पर्टिकुलर एरिया पे क्या है, वो सारा कुछ जो है ना, आइडेंटिफाई नीडेड डाटा एंड वेदर इट्स अवेलेबल है, कि आपने ये ज़रूर डिटरमिन करना है कि मेरे ज़रूरत की इंफॉर्मेशन कहाँ पे है और ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। कुछ नहीं तो ऑब्जर्वेशंस हैं, दीगर सारी चीज़ें हैं जिनको आप गो थ्रू कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट देखें, सिलेक्ट एंड टेस्ट दी फोरकास्टिंग मॉडल। अब आप मॉडल, अप्रोप्रिएट मॉडल आप देखें कि हाँ जी, अगर पास्ट डाटा मेरे पास है और बहुत अच्छा है, स्क्रूटनाइज है, जो डाटा मैं चाह रहा था वही मौजूद है, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन परफेक्ट, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है बहुत हद तक, ये सारा कुछ है। फिर इसमें मैटर आपको कुछ चीज़ें भी देखनी है, ठीक है। तो फिर उसी के मुताबिक आप मॉडल चूज़ कर रहे होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मॉडल, ठीक है। और फिर उसमें आपके पास कॉस्ट है, ईज़ ऑफ यूज़ है एंड एक्यूरेसी है, कि कॉस्ट क्या है डाटा की जो अगर हम गैदर कर रहे हैं या किसी से बाय कर रहे हैं तो, ठीक है, तो कितनी आसानी से हम उसको यूज़ कर सकते हैं और किस हद तक मेरे ऑब्जेक्टिव यानी एक्यूरेसी मेरा टारगेट अचीव कर सकता है, ठीक है। जनरेट द फोरकास्ट, देन ये सारे स्टेप वाइज चल रहे हैं, ठीक है। अब आप फोरकास्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, मॉनिटर फोरकास्ट एक्यूरेसी ओवर टाइम, और जो आपने कैलकुलेशन की है वीक की है 7 डेज की, तो फर्स्ट डे आफ्टर सेकंड डे मंथ की है, तो फर्स्ट वीक में क्या प्रोग्रेस है, सेकंड वीक में क्या प्रोग्रेस है, वो आप मॉनिटर कर रहे हैं। एनुअली है तो मंथली या क्वार्टरली कर रहे हैं आप मॉनिटर। देखें प्रेजेंट स्लाइड में हम टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग मेथड्स को डील कर रहे हैं, ठीक है। और फिर रिलेटिवली उन्हीं के साथ साथ जो है ना, जो हमारे पास की जो अप्रोच है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड है, इन दोनों को फिर इनको विद रिलेवेंसी ऑफ द डायमेंशंस कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है इन दोनों की और वीकनेसेस क्या हैं, उनको हम डील करेंगे इंशाल्लाह इस स्लाइड्स में। ऑलमोस्ट की पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट वन, द क्वालिटेटिव मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप बात करें तो क्वालिटेटिव आप हमेशा ख्याल रखेंगे, वंस द फॉर्म्स के पास अगर कोई हिस्टोरिकल या पास्ट डाटा नहीं है तो वो क्वालिटेटिव टेक्निक को ऑप्ट करता है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि क्वालिटेटिव मेजर्स ऑलमोस्ट जो न्यू फॉर्म्स होती हैं, न्यूली इस्टेब्लिश फॉर्म होती हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ही एंटरप्रेन्योरल वेंचर हो और बिगनिंग है उसके पास, तो इसलिए उसके पास हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, तो फिर वो क्वालिटेटिव अप्रोच की तरफ जाता है। बहुत सारे ऑथर्स ये भी रेकमेंड करते हैं कि इफ़ द फर्म शुड हैव
फील्ड फोर्स और उसके पास सेल फोर्स की टीम हो तो भी उसके लिए बेस्ट फिट टेक्निक है क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। और अगर कंपनी के पास हिस्टोरिकल डाटा है तो ये स्टैटिस्टिकल पास्ट डाटा है, ठीक है, तो फिर वो यूजुअली जो है ना तो क्वांटिटेटिव मेथड्स को प्रेफर कर रही होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड, तो कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर क्वालिटेटिव मेथड को देखें तो बेस्ड ऑन ह्यूमन जजमेंट, यानी की डेफिनेशन अगर आप देखें जजमेंटल है, ठीक है, जजमेंट, ओपिनियंस, सब्जेक्टिव एंड नॉन मैथमेटिकल, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सब्जेक्टिव इन टर्म ऑफ व्हाट, कि फोरकास्टर की जो स्किल्स हैं या उसके पास जो एजुकेशन है उसके लिहाज से वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, ओपिनियन, सब्जेक्टिव एंड नॉन मैथमेटिकल है, ठीक है, उसके पास मैथमेटिकल डाटा नहीं है, इसलिए वो क्वालिटेटिव अप्रोच को ऑप्ट कर रहा होता है। इसी तरह अगर क्वांटिटेटिव मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप फोकस करें तो बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है, और क्वांटिटेटिव इन नेचर, और कंपनी के पास जो है ना तो ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल या पास्ट डाटा होता है, उसी को कंपनी देखते हुए जजमेंट कर रही होती है फ्यूचर फोरकास्ट की, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है क्वालिटेटिव की स्ट्रेंथ देखें, कैन incorporate latest changes in the environment and inside information। ऑलमोस्ट अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज, कोई न्यू अप, कोई ऐसी चीज़ आई तो डेफिनेटली आप उसको ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट पे कि हाँ क्वालिटेटिव मेजर्स लेते हुए आप फिर फोरकास्ट करने जाएंगे। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव मेथड को अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट एंड objective, able to consider much information and data at one time। बहुत सारा हिस्टोरिकल और पास्ट डाटा जो है ना उसको आप वन टाइम के हिसाब से आप जो है ना एवरेजेस लेते हैं पास्ट सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन की, और उसके मुताबिक आप जो है फ्यूचर फोरकास्ट को प्रिडिक्ट करने जा रहे होते हैं। वीकनेसेस क्या है क्वालिटेटिव मेजर्स की, कैन बायस द फोरकास्ट एंड रिड्यूस फोरकास्ट एक्यूरेसी। हो सकता है सब्जेक्टिव नॉर्म्स हैं, हाँ, फोरकास्ट को कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी हो सकती है जो उसकी अपने जजमेंट के हिसाब से मिस रिप्रेजेंट कर दे, या उसका अपना ओपिनियन, एक प्रेडिक्शन है, एक प्रोजेक्शन है जो हो सकता है रॉन्ग हो सकता हो। तो ऑलमोस्ट ये जो है ना तो मैथमेटिकल या न्यूमेरिक नहीं है, इसलिए इसमें बायसनेस बहुत ज़्यादा आ सकती है, और जिसकी वजह से जो है ना फोरकास्ट जो है ना उसकी एक्यूरेसी भी हिट हो सकती है। क्वांटिटेटिव की अगर आप वीकनेसेस देखें, ऑफ एंड क्वांटिफाइबल डाटा आर नॉट अवेलेबल। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि वो अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट डाटा जो होता है वो फर्म के पास नहीं हो पाता, या इन्वायरमेंटल चेंजेस की जो करंट इनसाइट्स हैं वो उसको अच्छी तरह नहीं कर पाता है, ठीक है। ओनली एज गुड एज द डाटा ऑन विच दे आर बेस्ड, उसको डेफिनेटली रिलाई करना पड़ता है जो अवेलेबल डाटा है या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम डील करेंगे आगे, इन मेथड्स की टाइप्स को भी डील करेंगे, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल, तो व्हाट वी हैव द क्वालिटेटिव मेथड्स हैं। क्वालिटेटिव मेथड में हमारे पास जजमेंटल मेथड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, ठीक है, और फिर आपने देखा सब्जेक्टिव है, ओपिनियन पे बेस कर रहा होता है, ठीक है, एग्जेक्टिव ओपिनियन पे बेस कर रहा होता है या एग्जेक्टिव के जजमेंट पे बेस कर रहा होता है, ठीक है। तो कहता है फोरकास्ट जनरेटेड सब्जेक्टिवली बाय द फोरकास्टर, ठीक है, ये एग्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, या ज्यूरी की एक टीम होती है, ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव की एक टीम होती है जो यूजुअली फोरकास्ट कर रही होती है, या फिर कोई सीनियर मैनेजर या एंटरप्रेन्योर जिसके हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो। ऑलमोस्ट और सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं, सेकंड पॉइंट अगर आप देखें तो उसमें कहता है एजुकेटेड गैसेस, ठीक है, वो अपनी स्किल्स और एजुकेशन की बुनियाद पे, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे वो गैस कर रहा होता है, ठीक है, कि फ्यूचर में हम इतना सेल कर लेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग है, यानी स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडलिंग है। सिंपल मैथमेटिकल मॉडलिंग इन टर्म ऑफ व्हाट एवरेजेस पे है, पास्ट डाटा है उसका एवरेज ले लिया और फ्यूचर में उसको पोस्ट कर दिया कि हाँ जी पास्ट डाटा का ये एवरेज आया है हमारे पास, तो फ्यूचर की फोरकास्ट इतनी होगी। और फिर दीगर मूविंग एवरेज है, सिंपल एवरेज है, ठीक है, वेटेड एवरेज है,
इस जो है नैप फोरकास्टिंग है जो टोटली बेस्ड ऑन व्हाट द हिस्टोरिकल डाटा। ऑलमोस्ट इसके पॉइंट को अगर आप देखें तो कहता है फोरकास्ट जनरेटेड थ्रू मैथमेटिकल मॉडलिंग, या फिर आप देख लें वो रिग्रेशन वाली जो आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वो भी यूजुअली ऑलमोस्ट फॉर एक्यूरेट फोरकास्टिंग के लिए फार्म्स यूज़ कर रही होती है। सिंपल लीनियर मॉडल भी यूज़ करती है और फिर एक्सटेंडेड या मल्टी रिग्रेशन भी अप्लाई कर रही होती है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर फोरकास्ट। क्वालिटेटिव अप्रोचेस को दिखाया है इस प्रेजेंट स्लाइड में, क्वालिटेटिव मेथड्स और उसके अप्रोचेस को दिखाया है, ठीक है। देखें क्वालिटेटिव मेथड्स में हमारे पास जो की अप्रोच है उसमें हमारे पास जो है ना एग्जेक्टिव ओपिनियन है, मार्केट रिसर्च है और डेल्फी मेथड है। इसके अलावा एक सेल्स कॉम्पोजिट मेथड भी होता है, फोर्थ वन, ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन लिखी गई है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। जिस तरह क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को कंपेयर किया गया था उसी तरह क्वालिटेटिव मेथड के जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड है, उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद की डेफिनेशन है कि किस चीज़ पे बेस कर रहा है, ठीक है, और फिर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो फर्स्ट वन एग्जेक्टिव ओपिनियन को अगर आप गो थ्रू करें, आप ग्रुप ऑफ मैनेजर्स और आप कह सकते हैं आप ग्रुप ऑफ सीनियर मैनेजर्स मीट एंड कम अप विद अ फोरकास्ट। यानी सीनियर मैनेजर्स का एक ग्रुप होता है जो आप कह सकते हैं HODs हों, डिपार्टमेंटल हेड्स हों, प्रोडक्शन के, R&D के, ठीक है, फाइनेंस के, मार्केटिंग के, वो सारे दे आर सेट टुगेदर, एक साथ बैठते हैं, कम अप विद अ फोरकास्ट और फिर वो डेवलप करते हैं आपस में जो है ना क्रॉस डिस्कशन से फ्यूचर की फोरकास्ट के, हाँ जी फ्यूचर में कितनी सेल हो सकती है। तो इसको आप कहते हैं एग्जेक्टिव ओपिनियन। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ तो बहुत वैरायटी लॉट ऑफ है, कोई है फास्ट है, बहुत सस्ता है, ये अप्रोच बहुत ही चीप है, आप इसको कह सकते हैं दीज पीपल आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म। इसलिए जब इनको कॉल करनी हुई है दे आर सेट टुगेदर, और फिर जो है ना तो आपको कोई हेवी एक्सपेंस नहीं करना पड़ता, बहुत अच्छा होता है। और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन की साइकी और फिर मार्केट को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है? गुड फॉर स्ट्रेटेजिक और न्यू प्रोडक्ट फोरकास्टिंग। कहता है एक तो स्ट्रेटेजिक वो सारी करेक्टरिस्टिक्स के, चीप, कॉस्ट इफेक्टिव जिसको आप कह सकते हैं वो है, इसके अलावा क्विक है, फास्ट है, ठीक है, और फिर वो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी बहुत बेहतर है। और न्यू प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग तो फिर आपको एग्जेक्टिव की ही जानी पड़ती है, क्योंकि उसकी मार्केट न्यू मार्केट होती है, न्यू कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उसका क्या बिहेवियर है वो तो आपको प्रोजेक्ट ही करना पड़ता है क्वालिटेटिव में। वीकनेस क्या है? वन पर्सन ओपिनियन कैन डोमिनेट दी फोरकास्ट। यानी कोई एक ऐसा हो सकता है, ऐसे मार्केटिंग हेड है, हो सकता है वो बायस फोरकास्ट कर ले, ठीक है, अपने हिसाब से, सिचुएशनल हिसाब से या किसी भी सिचुएशन पे बेस करके बना दे, ठीक है। तो वन पर्सन ओपिनियन कैन डोमिनेट दी फोरकास्ट किसी एक का, या फिर वो कहते हैं ना कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो जो ऑन्टरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ऑन्टरप्रेन्योर डोमिनेट होता है, और मोस्टली केसेस में जो है ना तो वो अबव दी एवरेज जाके टारगेट को कहीं पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। सेकंड वन है मार्केट रिसर्च, जिसको आप सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। सर्वेज डाटा है आपके पास, यूजेज सर्वेज एंड इंटरव्यूज टू आइडेंटिफाई कस्टमर प्रेफरेंसेज हैं। ये मार्केट रिसर्च कॉमन टेक्निक है जो ऑलमोस्ट रिसर्च में और दीगर कोर्सेज में भी आपसे डील किया जाएगा, जिसको आप कॉमन वर्ड में सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन कहते हैं। आप बायर को या कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं और फिर उसकी लाइकलीनेस को डिटरमिन करते हैं कि हाँ जी वो के पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट या कंपनी के ब्रांड्स जो है ना उसके प्रेफरेंसेस में होंगे भी या नहीं होंगे। स्ट्रेंथ क्या है? गुड डिटर्मिनेंट ऑफ कस्टमर प्रेफरेंसेस। बिल्कुल आपका जो अल्टीमेट यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट है, फाइनल यूज़र है, वो आपको बता रहा है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि एक्यूरेसी अच्छी होगी। इसकी वीकनेसेस को अगर आप देखें, इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू डेवलप अ गुड क्वेश्चनेयर, बहुत मुश्किल है, एक्सपेंसेस हैं, फिर आपको सारा डाटा है, फिर कंपाइल है। जिस तरीके से वो टाइम सेविंग वाला था एग्जेक्टिव ओपिनियन, या ये टाइम कंज्यूमिंग है। वो कॉस्ट सेविंग था, इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, आपको एवरी जियोग्राफिक लोकेशन में कस्टमर को अप्रोच करना होगा, ठीक है। फिर कस्टमर के हिसाब से जो है ना सर्वेयर आपका बहुत अच्छा हो, हाईली स्किलफुल हो, कोई बायसनेस ना हो कहीं पे भी, और फिर इसी के साथ साथ सर्वेयर के स्किल्स के साथ साथ जो उसकी सर्वे की टेक्निक है वो भी आइडियल हो, ठीक है।
थर्ड वन जो इसमें दिया गया है वो है डेल्फी टेक्निक। ऑलमोस्ट बहुत बहुत डोमिनेटिंग टेक्निक है, ठीक है, मगर ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है। सीक टू डेवलप अ कॉन्सेंसस अमंग अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। ये देखें, जिस तरह एग्जेक्टिव, बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें आप डेल्फी टेक्निक को। एग्जेक्टिव ओपिनियन में इंटरनल एक्सपर्ट्स होते हैं या सीनियर मैनेजर्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के एग्जेक्टिव्स होते हैं। डेल्फी टेक्निक में बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स दोनों सर्वे कर रहे होते हैं, ठीक है, दोनों सर्वे कर रहे होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सर्वे कर रहे होते हैं, और फिर इसी के लिहाज से उनके डाटा को कंपाइल किया जाता है। दीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्वेयर बोथ सर्वेड सेवरल राउंड्स, यानी लॉन्ग टर्म में, कई मतलब क्वार्टरली 3 मंथ्स पे डाटा आता है, फिर आफ्टर 3 मंथ्स के बाद आता है, सारे डाटा को मुस्तकिल रिव्यू किया जाता है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद एक फ्यूचर की फोरकास्ट डेवलप की जाती है। यूजुअली हाई टेक प्रोडक्ट वगैरह में ये सारा काम किया जा रहा होता है, ठीक है। अब इसमें आपके पास इसकी स्ट्रेंथ क्या है? एक्सीलेंट फॉर फोरकास्टिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट डिमांड, टेक्नोलॉजिकल और अदर, ठीक है। वो सारी जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होती हैं, हाई टेक प्रोडक्ट होती हैं, बार बार आपको बता रहा हूँ, उसके लिए है, और बहुत हाईली एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है। ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल टीम दोनों काम कर रही होती है, ये भी ब्लाइंड होती है। इंटरनल को एक्सटर्नल का नहीं पता होता, एक्सटर्नल को इंटरनल वालों का नहीं पता होता, और फिर कई जो है ना सर्वेड ओपिनियन के बाद के हाँ जी मुस्तकिल मार्केट को फोकस करने के बाद कुछ फ्यूचर की फोरकास्ट डिटरमिन की जा रही होती है डेल्फी टेक्निक में। इसीलिए वीकनेसेस में, इसकी की वीकनेसेस में लिखा गया है टाइम कंज्यूमिंग टू डेवलप। इसके अलावा एक्सटर्नल एक्सपर्ट है, कॉस्ट का भी बड़ा इशू आ रहा होता है इसमें, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में हमारे पास टाइम सीरीज मॉडल है, और काउजल मॉडल और एसोसिएटिव मॉडल भी कहते हैं सेकंड मॉडल को हमारे पास, ठीक है। टाइम सीरीज आपके पास वही है सारा कुछ जो आपने जो है ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में डील किया, ठीक है। कहता है एज्यूम्स इंफॉर्मेशन नीडेड टू जनरेट अ फोरकास्ट इज कंटेन्ड इन अ टाइम सीरीज ऑफ डाटा, यानी कंपनी के पास हिस्टोरिकल डाटा होता है विथ रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट के टाइम के हिसाब से ऑब्जर्वेशन होता है। इन टर्म ऑफ ईयर हो सकता है, इन टर्म ऑफ मंथ हो सकता है, ठीक है, या इन टर्म ऑफ वीक हो सकता है, डेज हो सकता है। बाकायदा आपके पास ही एक वेरिएबल ये आ गया जो आप जिसको आप टाइम कह रहे हैं। सेकंड वेरिएबल आपके पास पास्ट डाटा के सेल्स हैं विथ रेस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से है, सच एज़ कि जनवरी में हमारे पास जनवरी इज़ वॉट द टाइम, ठीक है, और जनवरी में हमारे पास सेल्स XYZ जो है ना वो हमारे पास सेल्स रिकॉर्ड हुई। फिर इसी तरह फेब में हमारे पास रिकॉर्ड हुई, मार्च में हुई, अप्रैल में हुई। तो व्हाट वी हैव X और Y, ये दो चीज़ें हमारे पास निकल आई, ठीक है। तो ये टाइम सीरीज़ आपको बेसिकली ये डील कर रहा होता है जिसको कहते हैं कंटेन इन अ टाइम सीरीज ऑफ डाटा। assumes the future will follow same pattern as the past। और आप कहते हैं अच्छा जी फ्यूचर क्या होगा, आपने ये assumption करना होता है कि फिक्स assumption है कि जिस तरह पास्ट पे हमारे पास सेल का ट्रेंड आया मंथ वाइज, उसी तरह हमारे पास जो है ना अगर जून तक आप आ गए, जैन से जून तक आ गए, तो जुलाई में आपने कहा अच्छा जी वही पैटर्न होगा जो हमारे पास जैन से जून तक रहा, जुलाई में भी कुछ ऐसा ही रहेगा मंथली पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल जो हमारे पास इसी में क्वांटिटेटिव मेथड में है वो कहलाता है काउजल मॉडल, या इसको एसोसिएटिव मॉडल भी कहते हैं। एक्सप्लोर्स काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखें अब इसको समझना ज़रूरी है थोड़ा सा। काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें आप डिटरमिन कर रहे होते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा हो, ठीक है, और फिर उसी को आप जो है ना तो आप कंसिडर करके फिर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उसकी, ठीक है। सपोज़ करें कि वाई जो है ना, वाई अगर आप स्ट्रेट लाइन टाइम सीरीज़ वाले मॉडल को ही लेके आप चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटेटिव मेथड है और ये मॉडल कुछ इसी तरह फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो y आप कहते हैं अच्छा जी y हमारे पास सेल्स है और x हमारे पास वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वॉट एवर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है कि फर्म के एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स हों, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर हों, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस हों, इसके अलावा वैरायटी हो सकती है सच एज लोकेशन,
ठीक है। लोकेशन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है कि हमने कहा अच्छा जी हम लोकेशन पे अगर इन्वेस्ट करेंगे, नए आउटलेट खोलेंगे तो इतनी सेल हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। फुटफॉल है, नंबर ऑफ़ फुटफॉल, अच्छा जितनी अच्छी मतलब रेजिडेंशियल हाउसेज हैं वो सारा कुछ इसमें इन्होंने ना यही इंडिकेट किया हुआ है। और बेसिकली ये काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ही यही है कि हम जो सेल्स में इफ़ेक्ट चाह रहे होते हैं उस सेल्स का मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मार्केट फैक्टर क्या है जो हमें ये सेल्स दे सकता है। तो आप देखें एफएमसीजी वाले एडवर्टाइजिंग का अपना बजट एलोकेट कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि उनको पता होता है कि उनका की एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजिंग है, जितना एडवर्टाइज करेंगे उतनी अच्छी सेल्स आएगी। इसी तरीके से अगर आप जो है ना दीगर देखें, आप कहीं सेल्स प्रमोशन नज़र आ रहा होता है, ठीक है, कहीं पे लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही होती है, तो ये सारा कुछ आपको डील करता है काउजल मॉडल या एसोसिएटिव मॉडल। इसका नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखते हैं, यूजेस लीडिंग इंडिकेटर टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। मैंने आपको बताया कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मार्केट फैक्टर, जिसको इन्होंने लीडिंग इंडिकेटर कहा है, ठीक है, वो आपको डिटरमिन करना पड़ता है कि जी इम्पोर्टेंट मार्केट फैक्टर क्या है जो हमें जो है ना सेल्स को, जो हमारे सेल्स पे अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा होता है काज एंड इफेक्ट में, ठीक है। सच एज हाउसिंग स्टार्ट एंड अप्लाइंसेस सेल्स से यूनिट। हाउसिंग क्या है, हाउस होल्ड या हाउसेज, ठीक है, एक्चुअली दी यूनिट ऑफ यूटिलिटी हैं, जितने ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा कंजप्शन यूटिलिटी की, हॉस्पिटल्स की, स्कूलिंग की, होम अप्लाइंसेस की, उतनी ज़्यादा उसकी आप कह लें कि एक तरीके से कंजप्शन भी बढ़ती चली जाएगी। तो हाउसिंग यूनिट्स, पॉपुलेशन, ये सारा कुछ जो है ना एसोसिएटिव या काउजल मॉडल में डील किया जा रहा होता है। टाइम सीरीज मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डील किया, ठीक है। इसमें देखें फोरकास्टर लुक फॉर डेटा पैटर्न एज, फोरकास्टर लुक कर रहा होता है डेटा इज इक्वल टू हिस्टोरिक पैटर्न प्लस रैंडम वेरिएशन, ठीक है। हिस्टोरिक पैटर्न को फर्दर क्लासीफाई किया गया है, बिल्कुल क्लियर है स्लाइड्स, ठीक है, कोशिश करिएगा। प्लस रैंडम वेरिएशंस को इन्होंने वाज़े तौर पे इंडिकेट कर दिया कि रैंडम वेरिएशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये वो रेजिडुअल वैल्यू है। अगर आपको याद हो रिग्रेशन वाला जैसे जितना आपने डील किया उसमें आपने मुस्तकिल ये देखा कि जी कोफिशिएंट ऑफ आर, ये आर स्क्वायर की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही होती है, से 0.89, 0.95, 0.98, 0.97 समथिंग एल्स। बाकी जो रेजिडुअल वैल्यू होता है 0.02 या 0.03 या 0.11 कुछ समथिंग लाइक दैट, जिसके बारे में कहा जाता है ये वो वेरिएशन है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो रैंडम वेरिएशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। और आपको बार बार बताया जा रहा है कि टाइम सीरीज डाटा एक्चुअली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक है, या फिर रिग्रेशन मॉडल जिसको आप डील करते हैं। हिस्टोरिक पैटर्न के बारे में आपसे ऑथर कह रहा है कि हिस्टोरिक पैटर्न टू बी फोरकास्टेड। इसमें क्या चीज़ें हिस्टोरिक पैटर्न में हमारे पास, वी हैव द 4 कैटेगरी लेवल। फर्स्ट वन क्या है, लेवल लॉन्ग टर्म एवरेज। लॉन्ग टर्म एवरेज से मुराद डेटा फ्लक्चुएट अराउंड अ कांस्टेंट मीन, यानी आप देख रहे होते हैं कि रैंडम वेरिएशंस कितनी है और जो हमारे पास लॉन्ग टर्म डाटा है वो किस हद तक अपने मीन से डेविएट कर रहा, अप एंड डाउन हो रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म एवरेज है, जितना आपके पास लेंथी डाटा होगा, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, उतना अच्छा आपके पास मीन आ रहा होगा कि हाँ जी ये मीन, एवरेज मीन ये है, और मीन की हायर वैल्यू क्या आ रही है और लोअर वैल्यू क्या आ रही है, जिसको आप डेविएशन कह रहे होते हैं कि अप टू व्हाट एक्सटेंट कितने परसेंट जो है ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कितने परसेंट अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो लेवल में लॉन्ग टर्म एवरेजेस, लॉन्ग टर्म एवरेज, और फिर उसको आप डील कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज के साथ डेटा फ्लक्चुएट अराउंड अ कांस्टेंट मीन, ठीक है। फिर ट्रेंड आपके पास नेक्स्ट वन है। हिस्टोरिक पैटर्न में ट्रेंड आप देखते हैं, ट्रेंड का मतलब क्या है, डेटा एग्जिबिट्स एन इंक्रीज और डिक्रीजिंग पैटर्न। ट्रेंड आपको बता रहा होता है कि हाँ जी विद पैसेज ऑफ टाइम, विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएशंस है या सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सीजनलिटी है एनी पैटर्न दैट रेगुलरली रिपीट इट्सेल्फ एंड इज ऑफ अ कांस्टेंट लेंथ।
जैसे समर है, फॉल है, विंटर है, कुछ इस टाइप से चीज़ें हैं जिनमें पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज की सेल्स फ्लक्चुएट हो रही होती है। तो दैट मीन्स व्हाट द रेगुलरली रिपीट हो रहा है कि हर साल सर्दियों में सेल इंक्रीज़ होती है, हर साल गर्मियों में सेल डिक्रीज़ हो जाती है, हर साल पर्टिकुलर प्रोडक्ट की गर्मियों में सेल्स बढ़ जाती है, सर्दियों में डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये एक रेगुलरली रिपीट है itself and is of a constant length, और वो नज़र आ रहा होता है कि जी फ्लक्चुएशंस अप टू व्हाट एक्सटेंट किस तरफ आ रही है। फोर्थ वन जो आपके पास हिस्टोरिक पैटर्न है जिसको फोरकास्टर मॉनिटर करता है वो है साइकिल। साइकिल से क्या मुराद है? पैटर्न क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। ये वो है, चाहे ये मैक्रो लेवल पे हो या माइक्रो लेवल पे हो, जिसको आप बिजनेस साइकिल भी कहते हैं आप कॉमनली, जिसमें आपने बूम, ठीक है, या प्रॉस्पेरिटी आपने पढ़ा होगा कि प्रॉस्पेरिटी में ऑलमोस्ट सब गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, उस पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन पे, उस कंट्री पे, उस पर्टिकुलर एरिए पे किस हद तक जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज का बूम है। रिसेशन जिसमें आप कहते हैं कि ऑलमोस्ट जो है ना सेल डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही होती है, किस हद तक एरिए पे, जियोग्राफिक लोकेशन, कंट्री या पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो है ना रिसेशन का इम्पैक्ट है, ठीक है। फिर इसी तरीके से प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ रिसेशन, और फिर उसके बाद रिकवरी है, कितने अरसे में रिपीट हो रहा होता है। ऑलमोस्ट 4 बिजनेस साइकिल होती है, जो प्रॉस्पेरिटी जिसको बूम कहते हैं, रिसेशन जिसमें डिक्लाइनिंग सेल्स और रिट्रेंचमेंट ऑफ कस्टमर होता है, कस्टमर डिटैच होते हैं, सेल्स इतनी अच्छी नहीं आती, यानी प्रॉस्पेरिटी में इंक्लिनेशन नज़र आता है सेल्स का, रिसेशन में डिक्लाइनिंग सेल्स नज़र आ रहा होता है, ठीक है। फिर डिप्रेशन एक स्टेज होता है जिसमें हो सकता है कि वो इकॉनमी जो है ना वो बिल्कुल ही जो है वो आप कह लें कि बिल्कुल डिक्लाइन हो जाए, या जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह में लास्ट वॉर सिचुएशंस में, दीगर रीजन्स में किसी भी किस्म की जो है ना एम्बार्गो सिचुएशन में वो सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं डिप्रेशन फेज में भी चला जाता है। अगर रिसेशन बढ़ता चला जाए, उसका ड्यूरेशन बढ़ता चला जाए, तो फिर वो डिप्रेशन स्टेज में आ जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली हर इकोनॉमिक पैटर्न को, साइकिल को, फ्लक्चुएशन को अपलिफ्ट होना ही होता है, जिसको आप कहते हैं रिकवरी स्टेज, ठीक है। तो ये सारा कुछ टाइम सीरीज मॉडल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको डील किया गया, और फोरकास्टर इन चीज़ों को देखता है कि उसके पास लेवल ऑफ डाटा यानी लॉन्ग टर्म एवरेजेस, और वो लॉन्ग टर्म एवरेजेस यानी जो एब्सोल्यूट मीन है वो किस हद तक वेरी हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड किधर जा रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइड पे कहाँ जा रहा है, सीजनलिटी है, रिपीट रेगुलरली रिपीट मेजर्स क्या आ रहे हैं, साइकिल मीन्स इकोनॉमिक रिसेशन और प्रॉस्पेरिटी को डील कर रहा होता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक में टाइम सीरीज मॉडल्स में हमारे पास जो फर्स्ट वन हमारे पास जो आता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस जिसको आप कह लें, या आप कॉमन वर्ड में कहते हैं क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग जो आपके पास है, ठीक है। इसमें फर्स्ट वन नैप फोरकास्टिंग है। लेकिन नैप फोरकास्टिंग में अगर कंपनी के पास जो लास्ट ऑब्जर्वेशन होती है, जो लास्ट मंथ की सेल होती है, उसी को ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं कमिंग मंथ में। बहुत सिंपल रूल है नैप फोरकास्टिंग का कि मैं अगर जुलाई की फोरकास्टिंग करने के लिए जा रहा हूँ तो 30 जून तक जो मेरी जून की टोटल सेल आई है, मैं उसी को एज्यूम करता हूँ कि जुलाई में भी हम इतना ही सेल करेंगे, ठीक है। तो नेव फोरकास्टिंग इसको कहते हैं। इसलिए इसकी इक्वेशन भी बहुत सिंपल है, नेव के साथ साथ इसकी इक्वेशन भी लिखी हुई है। एफ फोरकास्ट, एफ स्टैंड फॉर फोरकास्ट फॉर द टाइम पीरियड +1 t+1, ठीक है, यानी फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए फोरकास्ट है, और दिस फोरकास्ट इज इक्वल टू एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल सेल्स ऑफ द करंट मंथ, यानी इस मंथ की जो एक्चुअल सेल आ रही है एट द टाइम ऑफ दिस, ए स्टैंड फॉर एक्चुअल सेल, एक्चुअल इज व्हाट द फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कंपनी के पास लास्ट मंथ की सेल है, वो उसको कमिंग मंथ में ये कर देती है कि यही मेरी फोरकास्ट है। अगर किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है, कल लास्ट डे की सेल को ही आगे कल की सेल के लिए फोरकास्ट कर दी जाए, तो ये फिर हमारे पास नेव फोरकास्टिंग कहलाती है। द फोरकास्ट इज इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द लास्ट पीरियड, गुड फॉर लेवल पैटर्न। अमूमन यहाँ पे वो जो
कंपनी जो है ना ये हर तरीके से, कोई इतना सीजनल इम्पैक्ट नहीं है, कोई दीगर चीज़ें नहीं है, मतलब एक कांस्टेंट वे में चल रही है, कोई स्पेशलिटी नहीं है एक तरीके की। जिस तरीके से अगर आपने लास्ट में देखा हो कि लेवल पैटर्न से मुराद ये है कि एवरीवेयर एक कांस्टेंट जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता है, लॉन्ग रन में नज़र आ रहा होता है, भाई स्मूथ चल रही हैं चीज़ें, चलती जा रही हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादातर लेवल पैटर्न कहलाता है। लॉन्ग एवरेजेस जिसमें आप कह सकते हैं कि जो है ना, या मीन जो है ना, तो कॉन्स्टेंटली जो है ना, तो वो अपना एक बिहेवियर शो कर रहा हो। तो ऐसा कब होता है? जब इतना ट्रेंड चेंज ना हो, नहीं कोई ट्रेंडी ना हो, सीजनल ना हो, ठीक है, दीगर जो एक्सपेक्ट्स आपने पढ़े वैसा ना हो, बल्कि एक कांस्टेंट ट्रेंड नज़र आ रहा होता है, यानी मीन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, एक कांस्टेंट मैनर जो एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो है, तो इन सारी सिचुएशंस में जो है ना, तो नैव फोरकास्टिंग चलती है, जिसमें कंपनी अपने करंट जो है ना सेल्स, करंट मंथ की या लास्ट मंथ की सेल्स को फ्यूचर के लिए कंसीडर कर लेती है, उसी को फोरकास्ट बना लेती है, तो इसको नैव फोरकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड में हमारे पास सिंपल मीन मेथड है। तो इस तरीके से आप एवरेजेस निकालते हैं ना, द एवरेज ऑफ ऑल अवेलेबल डाटा, अगेन गुड फॉर लेवल पैटर्न। वही है कि मीन अगर कांस्टेंट है और बिल्कुल स्लाइटली डेविएट हो रहा है, तो वहाँ पे भी जो है ना, तो गुड फॉर लेवल पैटर्न के लिए सिंपल मीन सही है कि जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सारी ऑब्जर्वेशंस को वन बाय वन ऐड कर दें और फिर जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दें, तो आपके पास सिंपल मीन निकल आता है। मीन्स के ऑब्जर्वेशन, सब सारी ऑब्जर्वेशन जो है ना, तो नॉमिनेटर पे आती है, और जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी थी वो डिनोमिनेटर पर आती है, जो कंक्लूजन आता है वो सिंपल मीन का आता है। तो ये टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं। थर्ड वन अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज मेथड है, ठीक है। मूविंग एवरेज मेथड में भी फोरकास्ट जो है बिल्कुल सिंपल मीन जैसा ही होता है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ वीक, यानी आप क्या लेके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसकी बजाय आप टाइम पीरियड यूज़ कर लेते हैं। दी एवरेज वैल्यू ओवर अ सेट टाइम पीरियड मीन्स आपको अगर जो है ना जुलाई की सेल मालूम करनी है और आपने कहा अच्छा जी मेरे पास जैन से सेल मौजूद है, तो फर्स्ट मंथ आपका जैन वो और जैन की सेल सो ऑन डैश 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 जो भी आपके पास आई वो आपने ली, फिर फैब की ले ली, फिर मार्च की ले ली, फिर ऐप की ले ली, फिर मई की ले ली, फिर जून की ले ली, और फिर ऑलमोस्ट आपके पास ये 6 ऑब्जर्वेशंस थी, और ये 6 ऑब्जर्वेशंस कितनी 6 डिफरेंट मंथ की थी। इन सारी सेल्स को ऐड करते चले गए और फिर 6 मंथ, टोटल मंथ कितने थे 6 से इसको डिवाइड कर दिया, और फिर आपने कहा कि जुलाई की ये सेल होगी, ठीक है। ये इस तरीके से, और इसकी इक्वेशन भी अगर आप देखें तो वो इसी तरीके से एफ टी प्लस वन फ्यूचर फोरकास्ट है, आपकी फ्यूचर मंथ की फोरकास्ट है, फ्यूचर ईयर की फोरकास्ट है, समीशन ऑफ ए टी अपॉन एन। ए टी से मुराद जो एक्चुअल आपके प्रीवियस मंथ्स में जो एक्चुअल सेल्स आई हैं फ्रॉम जैन टू जनवरी टू जून जो आपके पास सेल्स आई हैं वो, और चूँकि डिवाइड बाय एन 6 मंथ की सेल्स है तो इसको 6 से डिवाइड करके आप निकाल देंगे। दी एवरेज वैल्यू ओवर अ सेट टाइम पीरियड, दी लास्ट 4 वीक्स, अगर 4 वीक्स हैं तो वीक के हिसाब से आपने कर दिया, फर्स्ट वीक की सेल क्या थी, सेकंड वीक की क्या थी, थर्ड वीक की क्या थी, फोर्थ वीक की क्या थी, चारों को आपने जो है ना ऐड किया और फिर उसके बाद डिवाइड कर दिया। 4 वीक है, 4 से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गई, फिफ्थ यानी प्रोजेक्शन 5वें हफ्ते की सेल के 5th वीक में क्या सेल करनी है हमने, या कितनी सेल हो सकती है प्रॉबेबली, तो आपने वो फोरकास्ट कर दी। इसी तरह इसमें मज़ीद पॉइंट ऐड करते हैं, ईच न्यू फोरकास्ट ड्रॉप द ओल्डेस्ट डेटा पॉइंट एंड ऐड अ न्यू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जितनी आप फोरकास्ट करते चले जाते हैं फ्यूचर की, और जब वो आपका टाइम पीरियड अवेल हो जाता है तो फिर वो एक नया ऑब्जर्वेशन होता है। आपने 5th वीक की फोरकास्ट की, आफ्टर दिस 5th वीक नहीं 5वें हफ्ते के बाद वो 5वीं ऑब्जर्वेशन बन गई। अब आप 6ठे हफ्ते की फोरकास्ट करेंगे तो व्हाट यू हैव 5th वीक ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 5th, यानी 5 हफ्ते की ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 5 हफ्ते की सेल थी, सबको ऐड करना, 5 हफ्ते से उसको डिवाइड करना, नंबर 5th वीक से डिवाइड करना, और फिर उसके बाद आपको 6 वीक की ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। फिर इसी तरह अगर आप 7 की करने के लिए जाएंगे तो 6 हफ्ते की सेल्स को ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, चूँकि 6 वीक की ऑब्जर्वेशन थी।
6 से डिवाइड कर देंगे तो फिर 7 की। तो दिस मीन्स व्हाट, ईच न्यू फोरकास्ट ड्रॉप्स द ओल्डेस्ट डेटा पॉइंट एंड ऐड अ न्यू ऑब्जर्वेशन, मोर रेस्पॉन्सिव टू अ ट्रेंड बट स्टिल लैग बिहाइंड एक्चुअल डेटा। थोड़ा बहुत डेविएशन होता है मगर ट्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रेंड शुरू होता है ना, तो जब आप ऐड करना शुरू करते हो तो आपको पता लगता है हाँ ये ट्रेंडी डेटा है और अब सेल बूस्ट हो रही है या सेल डिक्रीज हो रही है, वो बिल्कुल शो कर देता है क्या, मूविंग एवरेज। तो ट्रेंड जो हमारे पास जो सीजनल और अदर इम्पैक्ट के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा होता है उस ट्रेंड के हिसाब से बिहेवियर को, यानी उन गुड्स और सर्विसेज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ट्रेंड के हिसाब से रन कर रहे होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास टाइम सीरीज मॉडल में अगर हम उसको कंटिन्यू लेके चल रहे हैं, और फोर्थ वन है हमारे पास वेटेड मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपने देखा, ठीक है, सिंपल मीन भी देख लिया आपने कि मीन के थ्रू जो आपके पास जनरल था आपने मीन के थ्रू फोरकास्ट कर लिया कि हाँ जी ये एवरेजेस हैं और ये हम सेल कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह जो है ना मूविंग एवरेज में भी आपने देखा कि हाँ जी इसमें क्या है कि बस नंबर ऑफ टाइम पीरियड के हिसाब से डिवाइड किया जा रहा है, वही सिंपल मीन और विथ रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट कि हाँ जी जितनी ऑब्जर्वेशन है जितने टाइम पीरियड के हिसाब से उसी के मुताबिक आपने सेट किया। वेटेड मूविंग एवरेज में सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर है मगर यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप वेट असाइन कर रहे हैं। ठीक है, द सम ऑफ वेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1.0 आप कह सकते हैं कि सम ऑफ वेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसकी इक्वेशन भी आपको दी गई है फोरकास्ट के लिए ft+1 जो फ्यूचर के लिए आप करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए फोरकास्ट इज इक्वल टू समीशन ऑफ ct और at। ठीक है, ct से मुराद ये वो वेट है, ct से मुराद वेट है जो आप असाइन करते हैं, और द सम ऑफ वेट इज इक्वल टू 1, एक के बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना होना चाहिए। डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, वो भी हम बात करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह, अभी समझ में आ जाएगी बात। और AT स्टैंड फॉर व्हाट, एक्चुअल फोरकास्ट, जो आपकी प्रीवियस फोरकास्ट है एक्चुअल। ठीक है, और उसी को आप वेट देते चले जाते हैं, उसके पीछे उसके साथ साथ जो है ना तो आप वेट लगाते चले जाते हैं, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके साथ आप वेट लगाते चले जाते हैं। लेट्स सपोज जैसे अबव सेट इस स्लाइड में दिखाया गया है कि आपके पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, और उस 3 ऑब्जर्वेशंस को ऑलमोस्ट 3 नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और उसी के हिसाब से जो है ना तो CT 0.5 CT -1 यानी प्रीवियस वन जो करंट मंथ की जो थी आपके पास, मीन्स के करंट मंथ अगर जून चल रहा है तो 30 जून को जो आपकी सेल आई उसके साथ आपने वेट असाइन कर दिया 0.5 का और उसको मल्टीप्लाई कर दिया सेल से जून की। और इसी तरीके से जब आप मई में आए तो आपने इसको 0.3 से, और फिर जो मई की सेल थी वो आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया उससे 0.3 से मई की सेल को, और फिर इसी तरीके से अप्रैल में आप आ गए। ठीक है, और अप्रैल की जो सेल थी उसको आपने 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही है। कहता ऑल वेट्स मस्ट ऐड टू 100% और 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो करंट मंथ की सेल है उसके साथ 0.5, जो उससे प्रीसीडिंग मंथ की सेल है उसके साथ 0.3। ठीक है, और जो उससे प्रीसीडिंग मंथ की सेल है उसके साथ 0.2। एक्चुअली व्हाट कि ये 0.5, 0.3 और 0.2 इज इंडिकेट दिस सम ऑफ दिस 3 मंथ्स। अगर मेरे पास 3 मंथ की सेल है तो दिस सम ऑफ 3 मंथ्स की सेल्स को हमने टोटल वेट कितना असाइन किया, 1 के बराबर, मगर फ्रैक्शन में। वेट एड टू 1.0 इज इक्वल टू 1, एक के बराबर है, देखें आप। ठीक है, और अगर आपके पास 2 मंथ की सेल होती तो 0.5 और फिर यहाँ आप कुछ इस तरीके से उसको ऐड करते हैं, दिस सम ऑफ इक्वल होता किस चीज़ के बराबर, 1 के बराबर, 0.5 हो जाता है या कुछ और ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, 0.7 0.3 हो सकता था। तो ऑलमोस्ट आप उसको फ्रैक्शन असाइन करते हैं यहाँ जी कितने में ये डिवाइड होगा उसी के लिहाज से, बट दैट 1 इज इक्वल टू 1। अगर लास्ट 1 मंथ की सेल होती और वेटेड मूविंग एवरेज है तो आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वो नेट फोरकास्ट ही हो जाता है। ठीक है, अलाउ एम्फसाइजिंग वन पीरियड ओवर अदर्स above indicate more weight on recent data। इससे पता ये लगता है, एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जो रिसेंट डाटा होता है उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा वेट असाइन कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा ट्रेंड को
एक्सप्लेन कर रहा होता है, जो मोस्ट रिसेंट डाटा होता है वो ज़्यादा ट्रेंड को एक्सप्लेन कर रहा होता है, इसलिए यूजुअल केसेस में आप उसको ज़्यादा वेट असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है 0.6 0.4 अगर दो ऑब्जर्वेशन हैं, अगर ऑब्जर्वेशन 4 के दरमियान है तो फिर उसी तरीके से जो है ना तो आप उसको डील कर रहे होते हैं। ठीक है, बट आपको ख्याल ये रखना है कि जो मोस्ट रिसेंट डाटा है उसको हायर वैल्यू असाइन की जाती है और फिर ग्रेजुअली लोअर वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, कहता है डिफर फ्रॉम द सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये किस तरीके से सिंपल मूविंग एवरेज से, दैट वेट ऑल पीरियड्स इक्वली मोर रेस्पॉन्सिव टू ट्रेंड्स। ठीक है, ये ज़रा ट्रेंड को, वो भी ट्रेंड के लिए था मगर ये ज़रा ट्रेंड को ज़्यादा हैंडल इसलिए कर रहा होता है कि आप हायर साइड पे देते हैं, जो लास्ट आपके पास ऑब्जर्वेशन होती है या करंट मंथ की रिलेटेड ऑब्जर्वेशन होती है उसको आप वेट ज़्यादा असाइन कर देते हो ऑलमोस्ट, और फिर इससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, 10 हो 20 हो, तो फिर आप टाइम सीरीज की तरफ आते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरफ आते हैं। यूजुअली देखें आप, जो आपके नैरो डाउन ऑब्जर्वेशन हैं, ट्रेंड है, सीजनल है, उनके लिए सारी टेक्निक यूज़ की जा रही होती है। देखिए हमारे पास जो टाइम सीरीज मॉडल में हमारे पास नेक्स्ट वन है वो है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। इसकी इक्वेशन भी दी गई है, फोरकास्ट फॉर फ्यूचर टाइम पीरियड इज इक्वल टू अल्फा ए टी, और ए टी स्टैंड करता है कि एक्चुअल सेल्स जो हमारे पास लास्ट पीरियड की है, ठीक है, या प्रीवियस की जो हमारे पास एक्चुअल सेल्स हैं, प्रीवियस मंथ की या प्रीवियस ईयर की, उसको मल्टीप्लाई, उस सेल को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है, स्मूथिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये भी सेट किया जाता है, इसके ऊपर भी बहुत खासी डिबेट है। ठीक है, अल्फ़ा के ऊपर भी प्लस आप ऐड कर देते हैं, प्लस 1 माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय एफ टी, फोरकास्ट ऑफ लास्ट मंथ। ठीक है, लास्ट मंथ की हमने फोरकास्ट भी की और लास्ट मंथ की हमारे पास एक्चुअल सेल्स भी आई, कितने परसेंट क्या डेविएट है, ये इक्वेशन को फॉलो कर रहे होते हैं हम कि हाँ जी लास्ट मंथ की कम से कम आपको फोरकास्ट और एक्चुअल चाहिए, यानी बहुत नियरेस्ट क्लोजेस्ट डेटा में आप ये काम कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग वाला, कि मेरे पास लास्ट मंथ की जो मैंने फोरकास्ट की थी वो होनी चाहिए और लास्ट मंथ की एक्चुअल सेल्स होनी चाहिए, तो मैं फ्यूचर मंथ की जो है ना फोरकास्ट कर सकता हूँ, मतलब बहुत क्लोजेस्ट नियरेस्ट डाटा से काम हो रहा है। बट द फोरकास्टर मस्ट और शुड कीप इन माइंड कि उसको एक बात, अल्फ़ा जो स्मूथिंग कांस्टेंट है ना, ये उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, ये ज़रा प्रॉब्लमेटिक है। अल्फ़ा अगेन, अल्फ़ा की वैल्यू जो रखी जाती है इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से यूजुअली ऊपर रखी जाती है, एंड लेस देन इक्वल टू 1, और 1 के अंदर अंदर, 0 से 1, अल्फ़ा टेंस टू 0 टू 1, यानी अब वो उसमें 0.1 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, वॉट एवर। यहाँ लास्ट पॉइंट को अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि हायर अल्फ़ा वैल्यू 0.7 और 0.8 may place too much weight on last period random variation। ये बिल्कुल स्ट्रेटली कह रहा है कि अगर आपने अल्फ़ा की हायर साइड पे वैल्यू रखी तो इसका मतलब ये है कि जो करंट पीरियड्स है ना उसको आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हाँ जी सेल्स इसी के मुताबिक रहेगी। आइडियली फर्म्स जो है ना अल्फ़ा लोअर साइड पर सेट करती है, सच एज 0.2 0.3। अच्छा जी, ये अल्फ़ा मेजर करने की भी टेक्निक है। ठीक है, अल्फ़ा मेजर करने की टेक्निक ये है कि इसमें 0.1 से लेके 0.9 तक, ठीक है, इन सब को जो है ना 1 बाय 1 प्लेस किया जाता है। अगर कंपनी के पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, कौन सी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं कि अच्छा जी उसके पास अगर प्रीवियस मंथ की सेल्स हैं 10 मंथ की, 12 मंथ की, 14 20 मंथ्स की, वॉट एवर, हाँ 10 मंथ की सेल्स हैं, वो सारी सेल्स को ऐड करती हैं, फिर उसका मीन निकालती हैं। ठीक है, और फिर जो सम ऑफ, वो कहते हैं ना कि सम ऑफ स्क्वायर वाला मेथड, SSE वाला जो कॉमन टेक्निक है, ठीक है, से वो अप्लाई कर रही होती हैं और फिर मीन से डिवाइड कर रही होती हैं और फिर देखती हैं कि अच्छा जी इस एवरेज मीन पे इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, तो मुख्तलिफ टेक्निक है जिससे आप अल्फ़ा डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली यही है कि SSE सम ऑफ स्क्वायर मीन और MSE, ठीक है, मीन ऑफ स्क्वायर मीन के, अच्छा जी उसका क्या आ रहा है, और एरर, ठीक है, एरर के हिसाब से हो सकता है स्टैट्स में पढ़ा भी हो आप लोगों ने। ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा ना तो मैं इंशाल्लाह उस इक्वेशंस को या कोई मटेरियल को आपसे हैंडल
करूँगा कि हाँ जी कैसे उसको डिटरमिन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके, अब अगर लेट सपोज बस ये ख्याल रखना है कि अल्फ़ा क्या है, आपके पास स्मूथिंग कांस्टेंट है, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टाइम सीरीज मेथड बिकॉज ऑफ ईज ऑफ यूज एंड मिनिमल अमाउंट ऑफ डाटा नीडेड। मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास लास्ट मंथ का भी है और अल्फ़ा एक आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कि हाँ जी हमारा अल्फ़ा ट्रेंड जो है ना हमारे पास एक कुछ इस टाइप से रेगुलेट करता है, यानी अल्फ़ा की आपने एक डोमिनेशन वैल्यूज़ रखी हुई हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़। हाउ टू कैलकुलेट अल्फ़ा, वो मटेरियल भी इंशाल्लाह मैं इन स्लाइडों के साथ अटैच कर दूंगा कि हाँ जी कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे बस आप रखें अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के दरमियान कहीं पे रखी जाती है, मोस्टली केसेस में 0.23, ठीक है, 4, यानी आप मिनिमल साइड पे देख रहे होते हैं ताकि अगर कोई वेरिएशंस आए भी तो आप उसको हैंडल कर लें। हायर साइड पे आप रखते हैं तो उससे ये हो सकता है कि आप ओवर प्रोजेक्ट कर जाएं, ठीक है, ओवर प्रिडिक्ट कर जाएं कि हाँ जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें हमने कहा कि जी फ्यूचर फोरकास्ट आप करने के लिए जा रहे हैं, इसमें अल्फ़ा आपके पास स्मूथिंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट मस्ट बी कांस्टेंट व्हाटएवर फॉर्म का बेंचमार्क किया उसके लिहाज से उसने वो कांस्टेंट डिटरमिन किया है। कैसे डिटरमिन कर सकता है वो मटेरियल में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब रही बात ये कि उस अल्फ़ा के साथ आपने एक्चुअल सेल को प्रीवियस मंथ की जो एक्चुअल सेल्स है उसको मल्टीप्लाई कर देना है प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, वो अल्फ़ा जो भी था उसको आपने 0.2, 0.3, 0.4, 0.9 वॉट एवर सो ऑन वो आपने माइनस करके फिर जो प्रीवियस मंथ की फोरकास्ट की थी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास फोरकास्ट आ जाएगी फ्यूचर मंथ की, ठीक है। नीड जस्ट 3 pieces of data to start. लास्ट पीरियड फोरकास्ट के लास्ट पीरियड की क्या फोरकास्ट की थी, लास्ट पीरियड एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेल्स क्या आई थी 80, सेलेक्ट वैल्यू ऑफ स्मूथिंग कोफिशिएंट अल्फा बिटवीन 0 एंड 1। इफ नो लास्ट पीरियड फोरकास्ट इज अवेलेबल एवरेज द लास्ट पीरियड और यूज नैप मेथड, ठीक है। अगर नहीं है, ठीक है, फोरकास्ट नहीं है, आप जाहिर बात है कि फिर आप क्या करेंगे, नैव मेथड जिसमें लास्ट मंथ की जो भी आपके पास सेल आई है उसको आप करंट मंथ की फोरकास्ट कंसीडर कर रहे होते हैं। हायर अल्फा वैल्यू 0.7 और 0.8 में प्लेस टू मच वेट ऑन लास्ट पीरियड रैंडम वेरिएशन। बार बार आपको बताया जैसे मूविंग एवरेज में भी था, प्रॉब्लम देखें एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। ये सारी बातें बहुत ब्रीफली होने के बावजूद भी आपका स्टेटमेंट वही होगा कि कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। जब हम फिजिकल होते हैं जब भी यही सूरत हाल होती है, ऑनलाइन में टीच कर रहे होते हैं जब भी यही होती है, रिकॉर्डेड सेशन में भी आप वहीं स्टैंड करते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे इसको समझने की। अल्फा स्मूथिंग कांस्टेंट मुख्तलिफ वैल्यूज़ पे रख के चेक की जाती है बार बार, ठीक है। और इसका वही स्टैटिस्टिकल मेथड है जो मैं इंशाल्लाह इसके साथ मटेरियल आपको ऐड करूँगा, ठीक है, और वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा है, बट इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, टाइम। आप इतना कंसिडर कर दें कि अल्फ़ा की वैल्यू कंपनी 0.2, 0.3 पे कहीं पे स्टैंड करती है और वहाँ पे रख के जो है ना तो वो इस इक्वेशन को हर जगह कांस्टेंट आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा मोटा कांस्टेंट लेके ना आप परेशान हो जाते हैं, वो कांस्टेंट डिटरमिन किया गया है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिटरमिन किया गया है। कभी आपने कोशिश नहीं की उसकी पूरी एग्जैक्टली कैलकुलेशन करें क्योंकि बड़ी बड़ी ड्राइव्स हुई हैं और उसके पीछे वैल्यूज़ हैं, मगर आप मानते हैं हाँ जी ये 9.8 समथिंग है, ये इतना समथिंग है, वो इतना समथिंग है। यहाँ पे आपके पास 0.1 से लेके 0.9 पे कहीं फर्म का बेंचमार्क एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले मेथड को देखते हैं। देखिए टाइम सीरीज प्रॉब्लम में आपके पास जो है ना तो एक एक्सरसाइज दी गई है, नेक्स्ट स्लाइड पे इसका सोल्यूशन भी मौजूद है, ठीक है। और ये आप कह लें कि एक छोटा सा सवाल, डिटरमिन फोरकास्ट फॉर पीरियड 7 एंड 8, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप कह लें, फॉर एग्जांपल आपकी आसानी के लिए, ठीक है, कहता है कि आप फोरकास्ट डिटरमिन करें 7 पीरियड के लिए और 8 पीरियड के लिए। हो सकता है आप 7 वीक हो, 8 वीक हो, 7 मंथ हो, 8 मंथ हो सकता है एनुअल हो। 7वें और 8वें साल के लिए आपको फोरकास्ट डिटरमिन करने के लिए दिया जा रहा है। फर्स्ट जो है ना
लाइन ऑफ एक्शन है, उसमें कहता है 2 पीरियड्स का मूविंग एवरेज निकालें, ठीक है। और फिर निकाल के आप 7वें और 8वें पीरियड की फोरकास्ट करें, ठीक है। 2 पीरियड का मूविंग एवरेज, इसका मतलब ये है कि आपको पीरियड 6 और पीरियड 5 का डाटा लेना होगा। और सिंपल इसका मूविंग एवरेज आप किस तरीके से निकालते हैं, यानी आपको 2 पीरियड का कहा गया है, 360 प्लस 320 आप ऐड कर देंगे, ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 680। इस 680 को आपके पास 2 पीरियड हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास अल्टीमेट कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है। 680 को ऑलमोस्ट 340 के करीब आपके पास आ जाएगा पीरियड 7 का फोरकास्ट, जिसको आप कह रहे हैं 2 पीरियड मूविंग एवरेज। इसी तरह आपको 4 पीरियड मूविंग एवरेज निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि 4 पीरियड मूविंग एवरेज 7 और 8 का निकालना है। जब आप 7 का निकाल लेंगे तो फिर 8 का भी निकाल लेंगे, चाहे 2 पीरियड हो 4 पीरियड हो। 4 पीरियड में आप क्या करेंगे, 6 का 360, 5 का 320, 4 का 345 और 3 का 290। कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। बहुत आसानी से, यानी 3 से लेके 6 तक 4 पीरियड्स के डाटा को ऐड जमा करना है, ठीक है। क्लास 6 7 वाले भी कर लेंगे माशाल्लाह से, अगर 4 पीरियड का है। और डिवाइड कर देना है किससे, 4 से। मगर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 6 7 वाले तो कर सकते हैं, मगर एमबीए वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ है ना, इसमें बड़ा मसला हो जाता है, ठीक है। मसला यूं कर होता है कि फिर एग्ज़ाम में भी टेंशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 4 पीरियड का मतलब ये है कि 360, 320, 345 और 290 को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देना है आपने, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 पीरियड का मूविंग एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड में आपसे नेक्स्ट फाइंडिंग में कह रहा है 2 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज। अब 2 पीरियड का, इसमें पीरियड 6 और 7 का आपको ऑलरेडी डिटरमिन करना है, किसका, 7 और 8 का। इसमें 6 और 5 के डाटा को आप जमा करेंगे, ठीक है। और इसमें आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि वेट असाइन करेंगे, और वेट दे दिया गया है 6 का। मतलब ये है कि 360 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके वेट 0.6 से, और इसी तरीके से 5th पीरियड का डाटा जो 320 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, और फिर इन दोनों को जो है ना तो आप ऐड कर देंगे, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि जी 2 पीरियड का वेटेड मूविंग एवरेज क्या आया, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं, आपके पास रिजल्ट आएगा। अगले पेज पे इसका सोल्यूशन भी मौजूद है, ठीक है। और आपको बिल्कुल सेम पैटर्न पे, सेम मैनर पे फोकस करना है, फॉलो करना है, ठीक है। कि अगर आप मूविंग एवरेज निकाल लें 2 पीरियड का, और आपने कहा अच्छा जी पहला मेरे पास 360 है, और 360 को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके वेट से, 0.6 इसका वेट गिवन है, t-1 वेटेड 0.6, तो ये आपके पास 216 के करीब आ जाएगा, ठीक है। 216। फिर इसी तरीके से 320 है, 320 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वेट गिवन है t-2 इज इक्वल टू 0.4 के बराबर है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 128 के करीब। दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास एग्रीगेट आ जाएगा, ठीक है। समझ आई बात। तो सिंपल मैनर पे आप जो है ना तो ये काम कर सकते हैं, और फिर आपके पास जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसको भी आप डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 344 के करीब आपके पास ये क्या आएगा, 2 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज फॉर दी पीरियड 7 के लिए 344। लास्ट ऑप्शन आपके पास जो लास्ट चीज़ डिटरमिन करनी है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, वो भी पीरियड 7 और 8 के लिए, ठीक है। और इसमें आपको गिवन है अल्फा कांस्टेंट की वैल्यू 0.2 है, एंड पीरियड 6 फोरकास्ट भी आपको गिवन है। बताया आपको लास्ट क्लोजेस्ट फोरकास्ट भी चाहिए और एक्चुअल भी चाहिए। एक्चुअल आपके पास स्लाइड पे मौजूद है 360, इस 360 को आप फोरकास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट आपके पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सर चल रहे हैं, ठीक है। आपने भी कोशिश करनी है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। यानी अगर आपने 360 लिखा और 360 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.2 अल्फ़ा वैल्यू से, तो ऑलमोस्ट 72 के करीब आएगा। सेम इक्वेशन में अगर आप इसको देखें, 72 के अलावा 1 में से माइनस करना है अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है 0.2, तो ये आपके पास 0.8 के बराबर आएगा। इस 0.8
0.8 को बिल्कुल इक्वेशन के मुताबिक चल रहे हैं सर, ठीक है। वहाँ 72 आया, उसमें प्लस करना है 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 0.2, तो 0.8 के बराबर आया। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, फोरकास्ट से, ठीक है। और फोरकास्ट आपको गिवन है 375, तो ये आपके पास 300 और प्लस आप इसमें 72 जो आपने जो है ना अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेल्स 360 किया था, वहाँ से 72, तो आपके पास 372 समथिंग ये आपके पास चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ऑलमोस्ट अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें ये सारी कैलकुलेट की हुई है। 7 मंथ की, 7 पीरियड की मैंने बता दी, 8 की आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखें टाइम सीरीज प्रॉब्लम सोल्यूशन बिल्कुल इसी तरह, पीरियड 1 to 6, ठीक है, 360, 320 या 345, 290, 315, 300, ठीक है। 2 पीरियड, 4 पीरियड वही 340 आया था, 4 पीरियड का 328, ठीक है। और इसी तरह वेटेड एवरेज में 344 आप बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग ये लास्ट वाली स्लाइड में सब मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और खुदा के लिए पिछली वाली स्लाइड अच्छी तरह सुनने के बाद इस स्लाइड पर आइएगा, वरना आप कहेंगे ओ हो ये तो ऊपर ऊपर चला गया, बंदे को खुद ही कुछ नहीं आता, ठीक है। तो प्लीज़ वो फार्मूला इक्वेशन लिखेंगे, क्लास 6-7 में भी पढ़कर आए आप लोग, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, ठीक है। दुआओं में याद रखें सर को भी। देखें देन वी हैव अ लीनियर ट्रेंड लाइन इक्वेशन, बड़ा मशहूर ज़माना जिसको आप कह लें, हर फील्ड में हर मर्ज की दवा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, टाइम सीरीज का पार्ट है। और टाइम सीरीज टेक्निक दैट कंप्यूट्स अ फोरकास्ट विथ ट्रेंड बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ सेट ऑफ डाटा यूजिंग दिस फार्मूला। बहुत ही फेमस इक्वेशन है, इस पूरे सेशंस में मैंने बार बार इस इक्वेशन को फोकस किया, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। वेयर y आपको पता है फोरकास्ट फॉर पीरियड x, किसी पर्टिकुलर पीरियड का फोरकास्ट, ठीक है। या आप कह लें डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और आप कह लें सिंपल वर्ड में सेल्स, x द नंबर ऑफ टाइम पीरियड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेके ऑनवर्ड 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक हो सकता है, ठीक है। ये आपको पता है एक्चुअली y इंटरसेप्ट है और b जो है वो स्लोप है इसका, ठीक है। सिंपल ये इक्वेशन है, मैथ्स में भी आप लोगों ने टीचर ने गो थ्रू करवाई होगी, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपको जो है ना, तो मैथ्स के अलावा ये आपको स्टैटिस्टिक्स में भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात की गई होगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये भी कह सकते हैं a इज़ वेयर a इज़ कांस्टेंट, ठीक है। और x इज़ व्हाट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जिस तरह हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते चले जाते हैं उसका इम्पैक्ट डिपेंडेंट पे क्या पड़ता है, ठीक है। डिपेंडेंट बेस्ड ऑन दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बहुत सिंपल है, x को आप कोई फैक्टर भी रख सकते हैं, x को आप इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड भी रख सकते हैं, सच एज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है फॉर ईयर 2011 से लेकर 2020 तक अगर आप आते हैं तो 11 12 13 14 15 16 मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। और फिर इसी तरीके से जो हिस्टोरिकल आपके पास 2011 से लेकर 2020 तक का जो डाटा सेल्स मौजूद है, इन दोनों को आप लेके जो है ना तो इस पूरी इक्वेशन में फिट कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो है ना तो 2021 2022 की प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं कि हाँ जी फोरकास्ट क्या होगी हमारे पास। आगे इन इक्वेशंस को यानी ए को किस तरह ड्राइव करेंगे, आप बी को किस तरह ड्राइव करेंगे, पूरा फार्मूला गिवन है, इंशाल्लाह वो भी हम उसको भी गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी आगे कमिंग स्लाइड्स पे देखें काउजल मॉडल हमारे पास, ये भी बिल्कुल इसी तरह ट्रेंड लाइन की तरह ही है हमारे पास, ठीक है। ऑफन लीडिंग इंडिकेटर कैन हेल्प टू प्रिडिक्ट चेंजेस इन फ्यूचर डिमांड। देखें बहुत अच्छी तरह समझ लें, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली इक्वेशन। आइडियली एक तो टेक्निक ये है कि ये y आपके पास हिस्टोरिकल सेल्स है, ठीक है, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, पास सेल्स, रिसेंट पास सेल्स, 10 ईयर्स का डाटा, 20 ईयर्स का डाटा, 50 ईयर्स का डाटा एंड सो ऑन। जो आपके पास हिस्टोरिकल सेल्स है वो आप लिखते चले जाते हैं वाई के कॉलम में। इसी तरह
जो आपके पास x है विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, फर्स्ट वन टाइम सीरीज ट्रेंड लाइन एनालिसिस में आपको नज़र आ रहा होता है x विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। आपके पास चाहे वीकली डाटा है, नंबर ऑफ वीक्स 1 2 3 4 इन रिलेशन विथ व्हाट द पर्टिकुलर सेल्स, जैसे वीक 1 फर्स्ट वीक में या जुलाई या जनवरी 2021 में सेल्स इतनी आई, फरवरी 2021 में सेल्स इतनी आई, इस तरीके से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, ये सारा आपके पास क्या हुआ, एक्स आया 1 2 3 4 5 6। और फिर इसी तरीके से विथ रेस्पेक्ट ऑफ दिस वाई कॉलम में जैन में जो सेल्स आई वो लिखेंगे, y1 में, y2 में वो लिखेंगे जो आपके पास फेब में सेल आई, ठीक है। इसी तरह मार्च में जो सेल आई y3 में आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल में जो सेल आई वो y4 में आ जाएगा, मई में जो सेल आई वो y5 में आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 5 ऑब्जर्वेशन या 6 ऑब्जर्वेशन आ गई। x के कॉलम में मंथ 1 2 3 4 5 6 और y के कॉलम में सेल्स विथ रेस्पेक्ट ऑफ दिस। काउजल मॉडल इससे थोड़ा सा हटके, काउजल मॉडल से मुराद ये है कि आप इसमें जो है ना कोई लीडिंग इंडिकेटर ले रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्शन ले रहे होते हैं। फर्ज कर लें पीछे स्लाइड से जो मैंने जिक्र किया कि यहाँ पे आप x को कंसीडर करते हैं, x वो है जो टोटली थ्रू आउट सेल्स के बिहेवियर को, यानी डिपेंडेंट नहीं, जिसमें सेल्स डिपेंड ऑन व्हाट, हो सकता है एडवर्टाइजिंग हो, तो ठीक है, हो सकता है ये लीडिंग इंडिकेटर मेरे पास सेल्स प्रमोशन हो, जितना ज़्यादा मैं सेल्स प्रमोशन कर रहा हूँ उतनी अच्छी सेल्स आ रही है, पब्लिसिटी हो, ठीक है, ये सारे एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, हो सकता है नंबर ऑफ फील्ड फोर्स हो, ठीक है, सेल पीपल हो, जितने ज़्यादा मैं सेल पीपल ऐड करता चला जा रहा हूँ उतनी ज़्यादा सेल्स मेरी इंक्रीज होती चली जा रही है। इट मीन्स व्हाट के एसपीओस या पर्सनल सेलिंग, ठीक है, इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ सेल्स। एडवर्टाइजिंग में एडवर्टाइजिंग इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ सेल्स, सेल्स प्रमोशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ सेल्स, लोकेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ सेल्स। मैं जितना अच्छा लोकेशन पे इन्वेस्ट करूंगा उतना अच्छा रिटर्न आएगा। कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट है, फैकल्टी, ठीक है, जो हाई फाई नेम है, ब्रांड नेम है, मशहूर ज़माना फैकल्टीज़ हैं, उनको मैं हायर करता हूँ, दे चार्ज ऑलमोस्ट हेवी, मतलब ह्यूज प्राइस, हेवीली पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा, मगर ये है कि वो फैकल्टी अट्रैक्ट करेगी, जैसे इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सारा कुछ हो सकता है। कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो ये लीडिंग इंडिकेटर्स कहलाते हैं, जिसमें आप कह लें लोकेशन, फुटफॉल, ठीक है, या फिर आप कह लें कि कोई मतलब अदर लीडिंग इंडिकेटर हो सकता है। एडवर्टाइजिंग आपके पास है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटी है उसकी, ठीक है, फॉर्म का साइज है, कुछ भी ऐसा हो सकता है लीडिंग इंडिकेटर। और फिर यहाँ हाउसिंग स्टार्ट है, नंबर ऑफ हाउसेज है, पॉपुलेशन हो सकता है, ठीक है, ये सारे लीडिंग इंडिकेटर हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर दिया। जनरली मैं बार बार एक बात आपको बताऊं कि y और x को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, x आपके पास टाइम है और y आपके पास सेल्स है, ठीक है, x टाइम है और y सेल्स है, और फिर इसी तरीके से इनके कॉलम्स बना के, ठीक है, और फिर एक्सेल या किसी भी शीट पे जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं स्ट्रेट लाइन की, बिल्कुल उसी तरीके से आप y की रीडिंग, पास्ट डाटा, हिस्टोरिकल डाटा जो आपके पास आया वहाँ y में लिखते चले जाते हैं कि सेल्स इस ईयर में इतनी रही, 11 में 2011 में इतनी रही, 12 में इतनी रही, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में इतनी रही। और इसी तरीके से फिर आपने विथ रेस्पेक्ट ऑफ ईयर के हिसाब से x को आपने लेबल कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 20 तक आप ले आए इसको, ठीक है, समझ आई बात। 2011 से 2020 तक आप ले आए, तो ऑलमोस्ट वो आपके पास टाइम सीरीज ट्रेंड लाइन एनालिसिस है। काउजल मॉडल में बस आप रिप्लेस कर देते हैं इस एक्स को टाइम के बजाय किसी लीडिंग इंडिकेटर से 2001 का एडवर्टाइजिंग बजट या जैन का एडवर्टाइजिंग बजट कितना था और उस एडवर्टाइजिंग बजट ने सेल्स वैल्यू क्या दी जनवरी 2021 में, ठीक है, समझ आई बात। इसी तरीके से फरवरी में मेरा एडवर्टाइजिंग बजट कितना था, ठीक है, एक्स इज व्हाट द एडवर्टाइजिंग बजट, एलोकेशन, एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, और उस एडवर्टाइजिंग से फरवरी में सेल्स कितनी आई मेरे पास। मार्च में एडवर्टाइजिंग बजट कितना था, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू है सारे, और मार्च में सेल्स कितनी आई। अप्रैल में एडवर्टाइजिंग बजट कितना था, अप्रैल, ये कह सकते हैं आप काउजल मॉडल है आपके पास। अगेन ये कहता है काउजल मॉडल
establish a cause and effect relationship between independent and dependent variable. बार बार मैंने आपको बताया y is what the dependent variable and x is independent. in term of time भी हो सकता है, in term of what leading indicator भी हो सकता है. a common tool of causal modeling is linear regression. इक्वेशन आपको पता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. एडिशनल रिलेटेड वेरिएबल्स में रिक्वायर मल्टीपल. अगर मैं कहूँ कि अच्छा जी मेरा लीडिंग इंडिकेटर जो है ना एडवर्टाइजिंग भी है और एडवर्टाइजिंग के अलावा सेल्स प्रमोशन भी इम्पैक्ट करता है, पर्सनल सेलिंग भी इम्पैक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी वन एक्स वन, बी टू एक्स टू, बी थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन. मल्टीपल रिग्रेशन की तरफ आप चले जाएंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन. मल्टीपल मेरे पास जो है ना वो है जो मेरा लीडिंग इंडिकेटर है जो इम्पैक्ट रखता है मेरे डिपेंडेंट के ऊपर, इन्फ्लुएंस कर सकता है डिपेंडेंट को. ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगी आपको. यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ जानी चाहिए आपको. ठीक है, देखिए लीनियर रिग्रेशन को फर्दर फोकस आपका यही है. ठीक है, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैथ्स में भी और स्टेट्स में भी आपसे बार बार डील किया जाता है. एक तो वन साइड आपके पास ग्राफ है और ग्राफ में वो वैल्यू पुट की गई है. ठीक है, अगर आप देखें तो फॉर सेंटर पार्ट पे आपको नज़र आ रहा है स्ट्रेट लाइन, इसी की वजह से इसको लीनियर भी कहते हैं आप. ठीक है, लीनियर इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी कहते हैं. इसी तरह आपके पास ऑन एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक्स है आपके पास. एक्स हो सकता है टाइम पीरियड हो, ठीक है, वीकली डाटा हो, मंथली डाटा हो, ठीक है, क्वार्टरली डाटा हो, ठीक है, या एनुअल डाटा हो. आप प्लॉट करते चले जाते हैं 0 से 1 2 3 4. वीक है तो फर्स्ट वीक, मंथ है तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, इस तरीके से. और इसी तरीके से अगर आप 2021 देखेंगे और आप मंथली डाटा लेके चल लेंगे तो आप इसको जो है ना 0 से स्टार्ट करके जनवरी, नंबर 1, नंबर 2 पे फेब, नंबर 3 पे मार्च, नंबर 4 पे अप्रैल, नंबर 5 पे मई, नंबर 6 पे जून, यहाँ तक आ जाएंगे आप. फिर विथ रेस्पेक्ट ऑफ दिस ऑन वाई एक्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको वाई भी कहते हैं. यहाँ पे आपने जो है ना तो जनवरी की सेल्स प्लॉट करनी है, 0 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर जनवरी की सेल जैसे आएगी जो भी सेल्स है वो लिख देंगे 1 2 3 4 5. ठीक है, जो आपने उसको एलोकेशन किया है, ठीक है, जिस हिसाब से आपने उसकी जो है प्लॉटिंग की एक तरीके से आपके फ्रॉम 0 टू दिस वन, जो थ्रू आउट दी वैल्यूज़ के हिसाब से जो आप करते हैं. ठीक है, प्लॉटिंग जैसे आपने इन टर्म ऑफ ईयर कर दिया, इन टर्म ऑफ सेल्स कर दिया, और आपने कहा अच्छा जी इतने ब्लॉक्स इक्वल टू दिस, ठीक है, या इतने डॉट इक्वल टू दिस, वो जो भी आपने कर दिया. तो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आपको समझ में आ रही है. स्ट्रेट लाइन बेसिकली एक कॉमन लाइन है और इससे ऊपर और नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं डॉट्स नज़र आ रहे हैं जिसको एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से मुराद ये प्लॉट है सारा का सारा जहाँ आपने किया, और एक कॉमन लाइन स्ट्रेट आपने ऑलमोस्ट कोशिश की है जो म्यूचुअली सारे डॉट से मिले आपको. ये डॉट जो है ना तो ये डिफरेंट सेल्स की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम पीरियड के हिसाब से. तो एक्चुअल वैल्यू से मुराद यहाँ पे आ रही है. स्ट्रेट लाइन कॉमन लाइन होती है, ठीक है, जो और मोर और लेस तमाम डॉट्स के एवरेजेस से मिले, एक तरीके से आप कह लें कि ऑलमोस्ट हाँ करीब तर हो, जो जहाँ जहाँ पे ज़्यादा डॉट का कंसंट्रेशन हो उसको मैच कर रही हो या टच कर रही हो. ठीक है, इसी तरह उन्होंने आगे ऊपर टॉप पर लिख दिया एक्चुअल वैल्यू और फिर उसके साथ लिखा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई. और इसी तरीके से जो लाइन से डेविएट हो रहा है फ्रॉम टॉप में या बॉटम में, उधर इन्होंने बॉटम को वाज़े एक्सप्लेन किया. टॉप पर भी इसी तरह है एरर टर्म जिसको आप कहते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड रिग्रेशन इक्वेशन. ठीक है ना, जो रेजिडुअल है या एरर जो आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन के मुताबिक कितना होना चाहिए, उससे कम भी हो रहा है, कहीं कहीं पे डॉटेड लाइन, कहीं पे ज़्यादा भी हो रहा है. ठीक है, मोर और लेस टेंड्स टू स्ट्रेट है. ठीक है, इसलिए स्ट्रेट लाइन शो कर रहा होता है. थोड़ा सा राइट अप पे आप फोकस करें सेम स्लाइड पे, तो आप देखें आइडेंटिफाई डिपेंडेंट y एंड इंडिपेंडेंट x
वेरिएबल। लास्ट स्लाइड पे भी हमने ये डील किया, y इज व्हाट डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। x इन टर्म ऑफ टाइम भी हो सकता है, इन टर्म ऑफ लीडिंग इंडिकेटर। काउजल मॉडल में अगर आपने देखा है तो आपने कहा अच्छा जी लीडिंग इंडिकेटर के हिसाब से भी है, ठीक है। सॉल्व फॉर द स्लोप ऑफ द लाइन, b की इक्वेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। b कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, ठीक है, जिसको आप स्लोप भी कहते हैं। स्लोप का फॉर्मूला समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स मॉड और वाई मॉड, एवरेजेस हैं, ठीक है, एक्स और वाई के मल्टीप्लाई करके, ठीक है। डिवाइड बाय आपके पास क्या है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स एवरेजेस जो है मॉड का स्क्वायर आपने ले लिया, ठीक है। तो ये बी आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में कैलकुलेशन भी की गई है, ठीक है। डेटा सपोजिशन के साथ डेटा लिया गया, ठीक है, और डेटा की वैल्यू दी गई और फिर सॉल्व भी किया गया। इक्वेशन आपको बस जहन में होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो बेहतर ये है कि इसकी अच्छी कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस कर लें आप, ठीक है, मगर ये कि ये इक्वेशन बहुत फंडामेंटल है। जब तक आपने बिजनेस है जहन में है, ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस आनी चाहिए। अभी तो हम क्लास में सेशन नहीं कर रहे, अगर कर रहे होते तो और बहुत ज़्यादा ही कुछ मतलब फोकस होता हमारा, ठीक है। मगर शुड कीप इन माइंड के तकरीबन बहुत सारे लोगों ने, मैथ्स वाले ने भी कुछ हद तक पढ़ाया होगा, स्टैट्स वाले ने भी पढ़ाया होगा, ठीक है। और मैं आपको जो है ना तो दीगर मैनेजमेंट साइंसेस कोर्सेज के हवाले से डील कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप इस इक्वेशन को जहन में रखें, एवरी टाइम रखें आप, ठीक है। बस छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए। कहीं पे भी आपके पास अगर प्रेडिक्शंस आ रही हैं, किसी वैल्यूज़ की प्रेडिक्शंस आ रही हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लियर है आपका, आप एक्स और वाई को प्लॉट करके आप आराम से आप जो है ना अपने रीजन्स तक पहुँच सकते हैं, अपने आउटकम्स तक। सॉल्व फॉर दी वाई इंटरसेप्ट, वाई के लिए आप क्या करते हैं, ए जहाँ पे आप ए की वैल्यू निकालते हैं, वाई मॉड माइनस बी एक्स मॉड, ठीक है। यानी वाई एवरेजेस है किसका, सेल्स का एवरेजेस है, और एक्स क्या है आपके पास, अगर कोई लीडिंग इंडिकेटर है वो, या फिर टाइम पीरियड का एवरेजेस है। सबको जमा करके जो आपने डिवाइड करके एवरेज निकाला, वाई में भी सारे सेल्स को, अगर 6 मंथ की सेल है तो सबको ऐड किया और 6 से डिवाइड कर दिया तो y आपके पास निकल आया, ठीक है। x भी इसी तरीके से। अब देखें इस इक्वेशन में a को अगर मालूम करना है तो b की वैल्यू ऑलरेडी आप अबव वाली, हाँ, सेकंड वाले पॉइंट में आप b की वैल्यू निकाल चुके हैं फॉर्मूले से, और ये फॉर्मूला भी अभी आप गो थ्रू करेंगे। देन अब आप इसके बाद ये निकाल लेंगे, डेवलप योर इक्वेशन फॉर दी ट्रेंड लाइन, और फिर ट्रेंड लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की इक्वेशन। इंशाल्लाह इसको आगे हम सॉल्यूशन में भी देखते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरीके से जो है ना तो अगर आपने जो है ना तो y भी डिटरमिन कर दिया, ठीक है, a भी डिटरमिन कर दिया, b भी आपके पास स्लोप भी निकल आया, इंटरसेप्ट भी निकल आया, ठीक है। तो x को अगर आप चेंज करेंगे और फिर b और a की वैल्यू जो आपने निकाली उसको आप पुट करेंगे तो y आपके पास निकल आएगा। फर्स्ट कर लें कि आप 7th मंथ यानी मंथ ऑफ जुलाई की आप सेल प्रोजेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, और आपके पास फ्रॉम जनवरी टू जून आपके पास सेल्स का डाटा मौजूद है। आपने सारा कुछ किया, मंथ आपको पता है 1 2 3 4 5 6 एक्स ये आपका हो गया, ठीक है। पूरा इसी तरीके से एक्स के कॉलम में, प्लेन एक्स के कॉलम में 1 2 3 4 5 6 तक आप आ गए, ठीक है। 7 को आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया। और फिर इसी तरह वाई के कॉलम में जनवरी की सेल्स आपने x1 में रखी, फरवरी की सेल आपने x2 में रखी, मार्च की सेल x3 में रखी, अप्रैल की सेल 4 में, और इसी तरह मई की सेल 5 में, और इसी तरह आपके पास जो है ना तो जून की सेल 6 में रख दी आपने, तो ये आपके पास y भी आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने जो है ना तो x y n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 आपके पास आ गया, ठीक है। और फिर इन सब का समीशन एक्स स्क्वायर वाला जो कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया। और फिर इसी तरीके से अगर आप 7 मंथ में जा रहे हैं तो बस लास्ट वाली इक्वेशन में y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के साथ a आपके पास मौजूद है, b आपके पास मौजूद है, x को 7 कर देना है तो आपको y की सेल पता लग जाएगी कि 7 में क्या होगी। 8 में करना है तो सेम इक्वेशन में रख के आप कर सकते हैं, या एक नई ऑब्जर्वेशन ऐड करके फिर न्यू जो है ना a प्लस बी डिटरमिन कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इंशाल्लाह, और बहुत हद तक समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखें जैसे लास्ट स्लाइड्स पे हमने डील किया उसी तरीके से लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम एक इन्होंने प्रॉब्लम के थ्रू आपको बता दिया। बहरहाल आप इसको जनरली देखें
तो आपके पास जो टेबल मौजूद है, ठीक है, उस टेबल में अगर आप देखें तो ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 काउजल मॉडल को इन्होंने फोकस किया इसमें, ठीक है। काउजल मॉडल अगर नहीं होता तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 को आप एक्स कंसिडर कर सकते थे इन टर्म ऑफ टाइम, ठीक है। समझ आई बात। नो मैटर अबाउट इट कि मैंने ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया है, एडवर्टाइजिंग लिया है, ये वो तो काउजल मॉडल में आपके पास अगर लीडिंग इंडिकेटर है तो यूजुअली आप फोकस करते हैं, नहीं है तो टाइम पीरियड से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आपको जो है जो फ्यूचर मंथ की फोरकास्ट बताएगा, ठीक है। और फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बाद टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है अगर आप उसको देखें तो सेल्स हैं वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और इसमें 130 151 150 158 वॉट एवर सोन इन टर्म ऑफ डॉलर्स, ठीक है, हो सकता है मिलियन हो सकता है थाउजेंड्स हो। वैसे ऊपर क्वेश्चन में जो दिया गया है, अ मेकर ऑफ गोल्फ शर्ट हैज बीन ट्रैकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग। सेल्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एडवर्टाइजिंग क्या है, लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है। या आप कह लें एडवर्टाइजिंग इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ सेल्स, सेल्स इज डिपेंडेंट एंड एडवर्टाइजिंग इज इंडिपेंडेंट। हाउ मच इन्वेस्ट, ठीक है, मुझे कितनी सेल्स चाहिए वो मेरा कौन डिटरमिन करेगा, एडवर्टाइजिंग बजट, ठीक है। वो कहता है एडवर्टाइजिंग डॉलर्स इन टर्म ऑफ डॉलर्स यूज लीनियर रिग्रेशन टू फाइंड आउट व्हाट सेल्स माइट बी इफ द कंपनी इन्वेस्टेड $53,000 इन एडवर्टाइजिंग नेक्स्ट ईयर। इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व किया इन्होंने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो भी ऑब्जर्वेशन है आपके पास इन टर्म ऑफ व्हाट, अगर के टाइम सीरीज डाटा हो तो आप इसको टाइम ले सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सेल्स और एडवर्टाइजिंग की बात की है, और सेल्स को जो है ना तो आपने लिस्ट डाउन कर दिया विथ रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। एडवर्टाइजिंग को भी आपने देख लिया, ठीक है, कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर यानी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 32 था तो सेल्स 130 आई। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 52 था, हिस्टोरिकल डाटा पास्ट डाटा में 52 आपने जो है ना $52,000 आपने किया तो $151 सेल्स आई, $1,000 सेल्स आई। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर आपने $50,000 किया तो $150,000 आपकी सेल आई। इसी तरीके से $55,000 आपने किया, ठीक है, तो आपकी सेल $158,000 आई। इसी तरह मल्टीप्लाई करें 130 को 32 से तो एक्स वाई आपके पास आ गया, आप इसका समीशन निकाल लेंगे। अगर बी के साथ आप देखें समीशन ऑफ एक्स वाई चाहिए आपको, तो ये जितने हैं, ठीक है ना, 130 मल्टीप्लाई बाय 32, 151 मल्टीप्लाई बाय 52, 150 मल्टीप्लाई बाय 50, 158 मल्टीप्लाई बाय 55, ये सारी वैल्यूज आई। इन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर देंगे तो समीशन ऑफ एक्स वाई आपके पास निकल आएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप एक्स स्क्वायर से मुराद 32 का स्क्वायर कर लें, आप 52 का स्क्वायर कर लें, 50 का स्क्वायर 2500 आ गया, 55 का स्क्वायर कर लें आप 3025 आ जाएगा। इसी तरह वाई स्क्वायर भी आप कर लें 130 का 16,900, 151 का अगर आप देखें स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 22,801, 150 का स्क्वायर कर लें 22,500 एंड सो ऑन। बहुत इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। और फिर इसी तरह एवरेजेस है एक्स मॉड और वाई मॉड, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास 4 है तो आप 4 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यू निकाल के पुट किए और बी आपने यानी जो स्लोप है ना वो आपने डिटरमिन कर लिया 1.15, ठीक है। आप भी कैलकुलेट करेंगे तो देखिए सब टोटल किया हुआ है आपके पास, ठीक है। समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है 28,202, ठीक है। अगर आप टेबल के सेकंड लास्ट, समझ आई बात, रो को देखेंगे तो समीशन ऑफ एक्स वाई निकाला हुआ है इन्होंने एग्रीगेट, ठीक है, माइनस एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो एक्स मॉड और वाई मॉड, ठीक है, ये नॉमिनेटर की बात कर रहे हैं सर। एक्स मॉड भी अगर आप देखें तो सेकंड लास्ट रॉ टेबल में अगर आप देखें तो एक्स मॉड आपके पास 47.25 है, और इसी तरीके से वाई मॉड आपके पास 147.25 है।
डिवाइड कर दें इसको डिनोमिनेटर से समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आप देखें सेकंड लास्ट कॉलम एक्स स्क्वायर वाले में, ठीक है, तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 9253 आपके पास, और फिर माइनस एन क्या है आपके पास, वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, और फिर इसी तरीके से एक्स मॉड का स्क्वायर अगर आप देख लें तो ये 47.25 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ आई बात। तो आपके पास बी वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू निकल आई 1.15। विदाउट बी और विदाउट ए आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, इसलिए आप पहले बी निकालेंगे और फिर उस बी को आप पुट करेंगे इंटरसेप्ट के फॉर्मूले में, तो आपके पास इंटरसेप्ट निकल आएगा। देखें इसके बाद ही आपके पास नया फॉर्मूला ए का है, ए इज इक्वल टू वाई मॉड माइनस बी एक्स मॉड। ठीक है, y मॉड आपने मालूम किया हुआ है 147.2, माइनस किया आपने b की वैल्यू क्या है 1.15, और इसी तरह x मॉड की वैल्यू क्या है आपके पास 47.25। यहाँ से आपके पास इंटरसेप्ट निकल आ गया 92.9। अब b भी आपके पास है, a भी आपके पास है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और फिर इसके मुताबिक आपने a की वैल्यू 92.9 प्लस, ठीक है, 1.15 आपके पास क्या है b की वैल्यू, a की वैल्यू आपने लिखी 92.9 प्लस b की वैल्यू 1.15, और x आपके पास ऊपर क्वेश्चन में गिवन है $53,000, 53 आपने इसमें x की जगह पुट कर दिया, आपकी वैल्यू 153.85 आ गई। ये आपने कहा कि जी मंथ ऑफ मई या फिफ्थ ईयर या फिफ्थ फोरकास्ट, फिफ्थ पीरियड की फोरकास्ट 153 आएगी। अगर $53,000 एडवर्टाइजिंग बजट रखा जाए तो 153.85, ठीक है, $1,000 सेल्स हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जितनी बार चाहें सुन लें आप। ठीक है, इक्वेशन बहुत आसान है, ऑलमोस्ट आपके पास x और y की आपके पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ नहीं तो टाइम और सेल्स। ठीक है, और फिर सारा प्रोसीजर बहुत सिंपल, x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, एक्स वाई इसका समीशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपके पास आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्लियर है, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। देखें अगर लीडिंग इंडिकेटर्स एक से ज़्यादा हों और उसका इम्पैक्ट भी हो डिपेंडेंट के ऊपर यानी सेल्स के ऊपर, यहाँ वाई से मुराद सेल्स और डिपेंडेंट को लिया गया है, फोरकास्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इस रिसर्च में कहीं पे भी ये इक्वेशन जो है ना बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, काज एंड इफेक्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, और इसी तरीके से जो है ना तो तमाम इक्वेशंस रन की जा रही होती हैं। ठीक है, कहता है एन एक्सटेंशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन क्या कहलाता है, मल्टीपल रिग्रेशन कहलाता है। मल्टीपल रिग्रेशन डेवलप्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द जनरल फॉर्मूला इज दिस, यानी y इज इक्वल टू बी नॉट। ठीक है, ये वही आपके पास है जो आपने कहा कि जी ए था आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास स्लोप था, और फिर इसी तरीके से सॉरी ए आपके पास इंटरसेप्ट था और बी आपके पास स्लोप है। मल्टीपल में आपने क्या करना है, बी एक्स वन बी एक्स टू प्लस सो ऑन बी के एक्स के तक। ठीक है, जो भी हो, ठीक है, ऑन सो ऑन रन करता चला जाएगा। जैसे फॉर्म अगर कहती है कि फॉर्म के पास जो है ना तो कॉमनली आप डील करते हैं प्रमोशन मिक्स टू। प्रमोशन मिक्स में आपके पास 4 की टेक्निक्स होती हैं, जिसमें एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन है, पर्सनल सेलिंग है। तो आप कहते हैं अच्छा जी ये 4 की टूल्स हैं हमारे पास और ये सारे हमारी सेल्स पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो आप कहते हैं एडवर्टाइजिंग बजट क्या होगा, सेल्स प्रमोशन बजट क्या होगा, पब्लिक रिलेशन बजट क्या होगा, पर्सनल सेलिंग बजट क्या होगा। इस तरीके से आप सबकी वैल्यूज़ को ऐड करते चले आते हैं। हिस्टोरिकल आपने उस पर इन्वेस्ट किया होता है, वो सारा डाटा आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वो लीडिंग ट्रेंड में कुछ भी हो सकता है इसी तरीके से। ठीक है, या फिर दीगर कोई आपके पास इंडिकेटर है तो उसको आप लेके इस तरीके से रन करते हैं। देखिए प्रेजेंट स्लाइड में मेजरिंग फोरकास्ट एरर, कॉमनली एरर है कि AT लिखा हुआ है, AT एक्चुअल माइनस FT फोरकास्ट। नहीं हिस्टोरिकल है, आपने हिस्टोरिकल ये है कि आपने 6 मंथ की फोरकास्ट की थी
जैन में भी की थी, और उसके करेस्पॉन्डिंगली जिसको आप कहें उसके रिलेवेंटली आपके पास एक्चुअल सेल्स भी आई। फरवरी में भी आपने फोरकास्ट की और करेस्पॉन्डिंग के उसी के करेस्पॉन्डेंस आपके पास एक्चुअल सेल्स आई। इसी तरह मार्च, अप्रैल, मई, जून तक ये सिलसिला चला, और आपने जो है ना पूरा एक कॉलम बना के ई टी इज इक्वल टू ए टी माइनस एफ टी कर दिया। बट एवरी फोरकास्टर मस्ट कीप इन माइंड के फोरकास्ट आर नेवर परफेक्ट। ज़रूरी नहीं है एब्सोलूट वैल्यू के फोरकास्ट जो है ना वो परफेक्ट नहीं होगी। नीड टू नो हाउ मच वी शुड रिलाई ऑन ओवर चूजन फोरकास्टिंग मेथड। ऑलमोस्ट इसके लिए फोरकास्टर मल्टीपल टेक्निक इस्तेमाल करता है। नेट फोरकास्ट भी देख लेता है, मूविंग एवरेज भी देख लेता है, फिर ट्रेंड लाइन एनालिसिस भी देख लेता है वो मुश्तरका तौर पे, और फिर एक एक्यूरेसी पे जाता है कि अच्छा जी इन सारी 2-3 तरीके को अप्लाई करने के बाद फिर वो कहता है कि जी इनके एवरेजेस ये बता रहे हैं तो मैं ये फोरकास्ट को सजेस्ट कर दूं। ठीक है, मेजरिंग फोरकास्ट एरर के लिए इक्वेशन ई टी इज इक्वल टू ए टी माइनस एफ टी है। ए से मुराद एक्चुअल है विथ रेस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्या एक्चुअल सेल्स आई थी और उसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपने फोरकास्ट क्या किया था। नोट दैट ओवर फोरकास्ट का मतलब ये कि नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब ये है कि जो आपने फोरकास्ट किया था, ठीक है ना, वो वैल्यू ज़्यादा थी और एक्चुअल कम आई तो आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आ गया। आपने अगर 100 यूनिट फोरकास्ट किया था और 80 यूनिट की सेल आई तो 80 माइनस 100 माइनस 20, इसका मतलब आप ओवर फोरकास्ट कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। एरर्स एंड अंडर फोरकास्ट पॉजिटिव एरर कहलाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव एरर आप इसको डील कर रहे होते हैं। ये हो सकता है कि आपने 80 यूनिट फोरकास्ट की थी और आपकी एक्चुअल सेल कितनी आ गई 100, तो प्लस 20, इसका मतलब क्या है अंडर फोरकास्ट कर रहे हैं आप, आपकी जो एक्चुअल सेल्स है उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं आप। तो ये मेजरिंग फोरकास्ट एरर भी है। आपको अपनी हर फोरकास्ट के साथ साथ अपनी एरर टर्म को भी देखना पड़ता है कि किस तरीके कितने परसेंट हम ओवर या अंडर फोरकास्टिंग कर रहे हैं। अदर कंटिन्यूएशन के साथ अगर आप देखते हैं तो फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर है जो कॉमनली यूज़ हो रहा होता है। सबसे कॉमन टेक्निक तो वही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है, स्प्रेडशीट्स, ठीक है, और फिर उसमें जो है ना इन्होंने डिफरेंट कैटेगरी वर्जन के नाम दे दिए हैं। लिमिटेड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ फोरकास्ट डाटा है, स्टैटिस्टिकल पैकेज है हमारे पास, जैसे SAS है, SPSS वाला है, ये भी यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, मिनी टैब, फोरकास्टिंग प्लस स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिक्स है, स्पेशलिटी फोरकास्टिंग पैकेजेस हैं। तो ये सारी वो टेक्निक है। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो इसको बस ऐसे ही गो थ्रू कर दिया है, कोई इतना वो नहीं है। देखें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ठीक है, जिसको आपने कहीं पे भी सुना हो, बुलविप इफ़ेक्ट। बुलविप इफ़ेक्ट का बड़ा मसला है हर फोरकास्ट के साथ। ठीक है, अब इस बुलविप इफ़ेक्ट को थोड़ा सा गो थ्रू आप इधर पे भी कर लें और कुछ क्लासों में कुछ सेशंस में हमने डिस्कस भी किया है। बुलविप इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कस्टमर की एक्चुअल डिमांड किसी भी रीजन में आप देख लें, किसी रिटेल स्टोर को, आउटलेट को, किसी भी चीज़ को, जो अल्टीमेट जहाँ से फाइनल एंड है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर का, इसमें रिटेलर है, और रिटेलर अगर रिटेलर के पास किसी कस्टमर की एक्चुअल, उसके इलाके की कस्टमर की एक्चुअल डिमांड 4 यूनिट है तो ऑलमोस्ट वो सेफ्टी स्टॉक के तौर पे 5 और 6 यूनिट अपने पास रखता है। इसी तरीके से इस साइकिल को अगर आप जो है ना अप लिफ्ट करते चले जाएं तो अगर रिटेलर एक्चुअल डिमांड 3-4 यूनिट के अगेंस्ट 5 और 6 यूनिट रखता है तो इसका मतलब ये है कि रिटेलर की जो 5 और 6 यूनिट की डिमांड है, होलसेलर उसके मुताबिक 7-8 यूनिट कैरी करेगा। ठीक है, और फिर इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर उस होलसेलर को मैनेज करने के लिए 7-8 यूनिट के बजाय 9-10 कोई ऐसे यूनिट को कैरी करेगा। एक्चुअल डिमांड 3-4 यूनिट थी, रिटेलर ने 5-6 यूनिट को कैरी किया, होलसेलर ने उसमें भी 2 यूनिट ऐड कर दिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने 2 यूनिट ऐड कर दिए। अब जो मैन्युफैक्चरर के पास एक्चुअल डिमांड जो पहुंची या फोरकास्टेड डिमांड जो पहुंची ना, तो वो उसके पास ऑलमोस्ट उससे कहीं ज़्यादा पहुंचेगी जो एक्चुअल डिमांड है। ठीक है, से एवरीवेयर वी हैव दिस सेफ्टी स्टॉक्स, और सेफ्टी स्टॉक्स के मामले को अगर आप समझना चाहें तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर मेरी कोई शॉप है और मेरे पास जो है ना तो 5 के करीब SKU सेल होते हैं, कस्टमर आके लेके जाते हैं, मगर मैं फॉर दी सेफ साइड,
ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि अगर 5 यूनिट्स जो है कस्टमर की एक्चुअल डिमांड है तो मैं 7 यूनिट्स कैरी करता हूँ कि नहीं यार, कभी अगर सेल फ्लक्चुएट हुई तो कस्टमर मेरा जो है ना एम्प्टी हैंड ना जाए। मैं वो सेफ्टी स्टॉक के तौर पे 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा रख रहा हूँ बीइंग एज अ रिटेलर, ठीक है। फिर इसी तरह जब मैं होलसेलर से कहूँगा कि मुझे 7 यूनिट चाहिए, ठीक है, तो होलसेलर भी कहेगा कि यार हो सकता है मेरे रिटेलर की डिमांड फ्लक्चुएट कर जाए, सेल्स बढ़ जाए, तो वो भी अपने सेफ्टी स्टॉक के तौर पे जो है ना 7 के बजाय 9 यूनिट्स कैरी करता है, ठीक है। रिटेलर को 7 चाहिए, रिटेलर के कस्टमर को 5 यूनिट चाहिए, और उसकी 5 यूनिट के एक्चुअल वर्सेस उसने 7 यूनिट 2 यूनिट सेफ्टी स्टॉक के तौर पे रख लिए। होलसेलर ने इसी तरीके से 2 यूनिट यानी 9 यूनिट कैरी कर लिए सेफ्टी स्टॉक के तौर पर रिटेलर के हिसाब से, और फिर इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर ने 11 यूनिट कैरी किए होलसेलर के हिसाब से। तो एक्चुअल डिमांड पता क्या लग रही है 5 यूनिट्स, और जो मैन्युफैक्चरर मेक कर रहा है, फोरकास्ट कर रहा है अपने डिस्ट्रीब्यूटर और दीगर लोगों के साथ मिलके, वो उससे कहीं ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल के करीब। what we have the number of retailers, number of wholesalers, number of distributors, इस तरीके से जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट और एक्चुअल कंजप्शन होती है उसके लिहाज से डबलिंग के तौर पे आप कह लें कि जो है ना मैन्युफैक्चरिंग साइट्स काम कर रही हैं, ठीक है, और ये गैप बढ़ता ही चला जाता है। तो ये जो गैप है ना, इसको कहते हैं बुलविप इफेक्ट, ठीक है, कि जिसमें एक्चुअल डिमांड बहुत ही नैरो साइड पर होती है, और जो है ना तो फोरकास्ट भी जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है वो कहीं ज़्यादा पे कर रही होती है। तो हिस्टोरिकल भी आप देखें ना तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रॉब्लम रहा है। हाउ टू रिजॉल्व दिस बुलविप इफेक्ट, हाउ टू, और एक्चुअली क्या है ये, एक्चुअली ये है कि ये आपको फोरकास्ट के एरर की तरफ हाईलाइट कर रहा है कि आपने जो फोरकास्ट की है ना उसमें क्या गड़बड़ हुई है। हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि हाँ जी मैं एक्चुअल फोरकास्ट को किस तरीके से डिटरमिन कर लूँ ताकि जो है ना तो एग्जैजरेट ना हो मेरी एक्टिविटीज़, मेरी इन्वेंट्री, मेरी दीगर कॉस्ट, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो ज़्यादा ना हो। उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास जो है ना फोरकास्ट को मैनेज करने के लिए बाकायदा एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना सोल्यूशन, मॉडर्न वे पे जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है जिसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CPFR कहते हैं। इसके स्टेप्स यहाँ पे गिवन है इस स्लाइड में देखें। फर्स्ट स्टेप में कहता है फर्स्ट स्टेप में कह रहा है इस्टेब्लिश कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर्स, ठीक है। सेलर से मुराद वही मैन्युफैक्चरर है, और बायर से मुराद उसका फ्रंट एंड पे जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर है। ये आपस में मिल के ही इस बुलविप इफेक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं या फोरकास्टिंग को, ठीक है, फोरकास्टिंग को एक्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान एक इंटरेक्शन चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए कि रिटेलर भी कोऑपरेट करे और फिर डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर भी कोऑपरेट करे, और फिर उसी के साथ साथ, या अगर कंपनी का डायरेक्ट ताल्लुक डिस्ट्रीब्यूटर से है तो दिस कोलैबोरेटिव प्लानिंग बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। और फ़र्ज़ कर लें कि अगर यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ये इम्तियाज़ सुपर स्टोर से डायरेक्ट डील कर रही है, इम्तियाज़ सुपर स्टोर से अगर ये डायरेक्ट डील कर रही है तो इस यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड गैम्बल का इम्तियाज़ के साथ एक कोलैबोरेटिव प्लानिंग होगा, ठीक है। तो एस्टैब्लिश कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, क्रिएट अ जॉइंट बिजनेस प्लान, यानी यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड गैम्बल का इम्तियाज़ के साथ एक जॉइंट बिजनेस प्लान क्लियर होगा, ठीक है, जिसमें वो सारी चीज़ों को जो है ना अपने एग्रीमेंट्स, इन टर्म ऑफ एग्रीमेंट्स, ठीक है, कि किसी भी स्टेज पे, किसी भी फेज पे, किसी भी टाइम पीरियड पे जाके अल्टिल अनलेस मैन्युफैक्चरर भी कोऑपरेट करेगा। अगर इम्तियाज़ की सेल फ्लक्चुएट हो रही है तो मैन्युफैक्चरर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके उसको मेंटेन करेगा। इसी तरीके से अगर इम्तियाज़ की सेल ड्रॉप हो रही है तो इम्तियाज़ फुली कोऑपरेट करेगा कि हाँ जी उसके पास कितने एक्सेप्शन आइटम पड़े हुए हैं, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड क्रिएट अ जॉइंट बिजनेस प्लान। मेरा ख्याल है क्लियर है।
देन क्रिएट अ सेल फोरकास्ट। अब दोनों सेल फोरकास्ट पर आएंगे। इम्तियाज़ की फोरकास्ट क्या है और उस यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी जायंट एफएमसीजी की फोरकास्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू व्हाट ए पर्टिकुलर जिसके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ ना, उसी के लिहाज से अब ये फोरकास्ट देख रहे हैं। ठीक है। देन आइडेंटिफाई एक्सेप्शन फॉर सेल फोरकास्ट। फोरकास्ट जब जनरेट करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले वो निकालेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन से मुराद ये है कि वो कौन कौन से आइटम हैं जिसको इंक्लूड किया जाए, वो कौन से आइटम हैं दैट वर इज नॉट इंक्लूडेड इन द फोरकास्ट। यानी इम्तियाज़ एवरी स्टेज पे उस अपने पार्टनर को बिल्कुल डिक्लेयर करेगा कि हाँ जी उसकी फोरकास्ट क्या है और उसके पास कितने आइटम स्टिल, ठीक है ना, उसके जो है ना, तो आप कह लें कि पॉइंट ऑफ सेल पे मौजूद हैं या उसके गोडाउन में मौजूद हैं। ये एग्जैक्टली ये है कि क्रिएट अ सेल फोरकास्ट। एक जॉइंट सेल फोरकास्ट डेवलप हो रही है, कोशिश करिएगा समझने की। ठीक है। और उसमें इम्तियाज़ ने बिल्कुल क्लियर किया कि हाँ जी उसकी ये इन्वेंट्री यहाँ फ्लक्चुएट हो गई, ये इन्वेंट्री यहाँ ड्रॉप हो गई, उस पर्टिकुलर यूनिलीवर के आइटम के हिसाब से उसने बिल्कुल क्लियरली डिक्लेयर कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन भी देख रही है कि उसके सारे प्लेयर्स, उसके जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने रिटेलर्स हैं, जितने पार्टनर्स हैं, किस किस के पास कौन कौन से आइटम्स हैं और उसकी कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो आइडेंटिफाई एक्सेप्शन फॉर सेल फोरकास्ट से मुराद ये है कि वो कौन से आइटम हैं जो लिस्ट में इंक्लूड नहीं करने, जिसकी ऑलरेडी इतनी इन्वेंट्री मार्केट में या हमारे चैनल के पास पाइल अप पड़ी हुई है, जिसको हमने बनाने की ज़रूरत नहीं है। किस किस चैनल के पास पड़ी है, किस किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितने आइटम पड़े हैं और इन आइटम को फोरकास्ट में एक्सक्लूड कर देना है, इनको फोरकास्ट से निकाल देना है ऑलरेडी जिनकी इन्वेंट्री मौजूद है। और वो जो आइटम एक्सेप्शन नहीं है, जिनकी इन्वेंट्री ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गई है, उनको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। तो इस तरीके से ये डील हो रहा होता है। आइडेंटिफाई एक्सेप्शन फॉर सेल फोरकास्ट से मुराद ये है कि फोरकास्ट से कौन कौन से आइटम एक्सक्लूड कर देने हैं जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है या जिनकी सेल्स इतनी अच्छी नहीं आई पास्ट फोरकास्ट के हिसाब से। ठीक है। देन रिजॉल्व कोलैबोरेट ऑन एक्सेप्शन आइटम। मिल मिला के पार्टनर जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनके दरमियान रिजॉल्व करेंगे कि हाँ जी कितनी मज़ीद सेलिंग हो सकती है, कितनी प्रोडक्शन हम दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें या जिसको आप सिंपल कह लें कोलैबोरेट ऑन एक्सेप्शन आइटम। अब उसने चेस ने कहा कि हाँ जी यूनिलीवर का XYZ कैटेगरी मेरे पास इतना पड़ा हुआ है इसलिए फर्दर मंथ में मुझे ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इम्तियाज़ ने कहा ये आइटम मेरे पास इतना पड़ा है, नेक्स्ट मंथ में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपसे। उसने कहा ये आइटम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है, इसको आप प्रायोरिटी पे सप्लाई दें। ये सारा कुछ रिजॉल्व कोलैबोरेट ऑन एक्सेप्शन आइटम। देन क्रिएट ऑर्डर फोरकास्ट। अब जो फोरकास्ट बनी वो ऑर्डर फोरकास्ट है कि ये आइटम इतने ज़रूरी हैं जिनको हमने फोरकास्ट करना है फ्यूचर के हिसाब से और हमारे पार्टनर्स को ये आइटम चाहिए। तो एग्जैक्टली ऑर्डर फोरकास्ट पर आ गए आप, ज्वाइंट फोरकास्टिंग को कंपेयर करते हुए ऑर्डर फोरकास्ट पे। और ये सब कैसे हुआ? कोलैबोरेटिव। ठीक है। कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप की वजह से हुआ कि आपका पार्टनर आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। ठीक है, कोऑपरेट कर रहा है फुली। देन रिजॉल्व कोलैबोरेट ऑन एक्सेप्शन आइटम। दोबारा उसी फेस को जो उसने ऑर्डर किया और फिर आपने कहा अच्छा जी ये इस प्लेयर से इतना मिल जाएगा, आपस में विद इन दी चैनल मैनेजमेंट आपने उसको हैंडल किया। देन जनरेट फाइनल ऑर्डर कि हाँ जी अब किस पार्टी को कितना चाहिए और उसके मुताबिक कितनी फोरकास्ट करनी है, कितना जो है ना प्रोडक्शन करना है, कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। इसकी भी आपको डिटेल जो है ना ऑलमोस्ट PDF के साथ अटैच करके इन्हीं स्लाइडों के साथ मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। यह एक PDF फाइल इसके साथ अटैच करके मैं आपको दे दूंगा तो वो फिर आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी CPFR को समझने। देखिए फोरकास्टिंग फॉर एवरीवेयर, पूरे बिजनेस। ठीक है। पूरे बिजनेस का अगर आप कह लें तो की ड्राइवर है, एक ही चीज़ है और वो है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग विद इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है। और सारे बिजनेस ऑपरेशंस को जो है ना ये फोरकास्टिंग ही टूल है जो रन कर रहा होता है। हाउ इट ऑल फिट्स टुगेदर।
अमंग्स द डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशंस के दरमियान किस तरीके से ये फिट होता है। फोरकास्ट के बारे में कहता है कि फोरकास्ट इम्पैक्ट नॉट ओनली अदर बिजनेस फंक्शन बट ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, ठीक है, बट ऑल अदर ऑपरेशन डिसीजंस, पूरा का पूरा बिजनेस ऑपरेशन डिसीजंस बेस्ड ऑन दिस फोरकास्ट। ऑपरेशन मैनेजर्स मेक मेनी फोरकास्ट, और फिर उसके बाद जो है ना ये जो मार्केट फोरकास्ट आई, सेल फोरकास्ट आई, इस पे बेस करके ऑपरेशन मैनेजर जो है सारे फोरकास्ट को डिसाइड करता है, सच एज एक्सपेक्टेड डिमांड, कि मेरी प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी है फॉर अ कंपनी प्रोडक्ट, ठीक है। दीज फोरकास्ट आर देन यूज टू डिटरमिन, और फिर इस प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट डिज़ाइन दैट आर एक्सपेक्टेड टू सेल, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस, पूरा यानी R&D डिज़ाइनिंग से लेके नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, द अमाउंट ऑफ नीडेड सप्लाईज एंड मटेरियल्स, ऑल टू ऑल सप्लाईज, लेबर सप्लाईज, ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्नोलॉजी, और फिर इसी के साथ साथ रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, ओवरहेड काउंट, सारी चीज़ें जो है ना ये फोरकास्टिंग सेट करता है। In continuation of this, forecasting within OM operation management continue है। Also a company uses forecast to, और कहाँ कहाँ कंपनी इन forecast को इस्तेमाल कर सकती है, या किन किन चीज़ों का की डिसीजन जो forecast के साथ अटैच है ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल प्रोसेस में। डिटरमिन फ्यूचर स्पेस रिक्वायरमेंट, ठीक है, फोरकास्ट अप एंड डाउन हो रही है, अगर इंक्रीजेज हो रही है तो डेफिनेटली कंपनी स्पेस रिक्वायरमेंट देख रही होती है कि हम फ्यूचर में ये डिमांड, मार्केट डिमांड को कॉम्पनसेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, हाउ मच वी हैव द कैपेसिटी, अंडर यूटिलाइजेशन है, ओवर यूटिलाइजेशन है, मीन्स हमारे पास कैपेसिटी है और हम कम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कह सकते हैं अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हम एक्स्ट्रा आवर्स काम करके, पूलिंग शेयरिंग करके किसी भी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन। इसके अलावा लोकेशन की डिटर्मिनेंट है, किस लोकेशन पे क्या चीज़ें हैंडल करनी है। इसके अलावा दी अमाउंट ऑफ लेबर फोर्सेस रिक्वायर्ड, ये सारे भी फर्दर की एक्सपेक्ट्स हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट के हिसाब से फोरकास्टिंग के।